नमस्कार नमस्कार, मेरा नाम है राजीव कुमार बजाज यानी आरकेबी और मैं हूं इस वक्त एडवोकेट प्रदीप नंबियार जी के साथ। प्रदीप जी नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार। और प्रदीप जी और मैं कहाँ हैं? हम दोनों नेशन नाउ पर हैं। बोथ ऑफ अस आर ऑन नेशन नाउ और नेशन नाउ इज ऑलवेज विद यू, यानी नेशन नाउ हमेशा आपके साथ है। आप सब लोगों को जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भवानी, जय शिवाजी, वंदे मातरम। वंदे मातरम। जय हिंद, भारत माता की जय। भारत माता की जय। So Pradeep ji, Eknath Shinde Saab says Jai Gujarat. Isn't that nice? Jai Hind, Jai Maharashtra, and then as an afterthought he sees Amit Shah Saab sitting in front of him after having praised him and praised him and praised him. और मतलब उन्होंने कोई कविता भी सुनाई उनके, बहुत खूबसूरत कविता। जी बिल्कुल, कि क्या है, आपको देख करके हवा का नूर बदल जाता है और पता नहीं क्या कुछ। आप है तो ये है, आप है तो वो। अमिताभ बच्चन और रेखा का वो पिक्चर जी मुझे ऐसा लगता है सिलसिला बहुत मतलब ऐसा है कि वो कोई अपनी गर्लफ्रेंड के लिए सुनाता है। वो माशाल्लाह तारीफ इस प्रकार से की तो क्या जबरदस्त, मतलब इट इज एब्सोल्युटली वंडरफुल टू हियर दैट। और उसके बाद उन्होंने कहा जय हिंद, जय महाराष्ट्र और आज जय गुजरात। यस, is that a message to Raj Thackeray and to Uddhav Thackeray and everybody else that I am for the whole of India and not just for Maharashtra? See, actually technically आप देखोगे he is extended support to India government in the center. Yes, with his 7 or 8 MPs that he has got. That's right. And he is definitely कश्मीर में था तो शिंदे जी पहले था कश्मीर में पहुंचना, स्पेशल चार्टर फ्लाइट लेके आप देखोगे वहां पहुंच गए। वहां पर जिन घोड़े घुड़सवारों का घर उन्होंने बना देने का वादा किया, तो नेशनल पॉलिटिक्स में धीरे धीरे वो इस प्रकार से जा रहे हैं। एंड सेकेंड इज शिंदे जी कोई भी चीज विदाउट पॉलिटिकल सेंस, विदाउट पॉलिटिकल पूरे पॉलिटिकल मेच्योरिटी के साथ कहता है। ही डज एवरीथिंग विद द total political maturity. Gee. And as you said, this is a total message that I am into national politics and these localized events. I think फडणवीस जी भी ने आज खुलेआम बाहर पहली बार आया कि गुंडागर्दी के खिलाफ एकदम स्ट्रिक्ट कार्रवाई होगा। तो probably it has made Mr. Fadnavis go the extra mile to say that violence will not be tolerated, गुंडागर्दी will not be tolerated. Sir, he is the home minister. बिल्कुल, वो होम मिनिस्टर हैं। yes. राज्य के गृह मंत्री हैं, मतलब जो भी हो, मेरा ये कहना जो भी हो। अब एमएनएस का कहना हमारे पुराने स्टाइल में या शिवसेना का कहना हमारे स्टाइल में, विच इज ऑलराइट, वो आपका स्टाइल है, बट इट इज अगेंस्ट द लॉ। माय पॉइंट इज यू हैव टू ओबे द लॉ वेदर यू लाइक इट और नॉट, एंड इट इज अप टू द गवर्नमेंट। आई लाइक राज ठाकरे, एवरीबडी नोज दैट। सबके सामने मैंने कहा है, मतलब 1000 बार कहा है कि मैं राज ठाकरे जी को बहुत पसंद करता हूँ। लेकिन अगर राज ठाकरे जी के लोग कानून को अपने हाथ में लेते हैं, कानून तोड़ते हैं, तो जो कानून के रखवाले हैं यानी जो सरकार है, उनका दायित्व बनता है कि आप एकदम फौरन आप उनको अरेस्ट करें, गिरफ्तार करें, एक्शन लें। मतलब व्हाट इज गोइंग ऑन ओवर हियर? यू कांट डू दिस, लेट्स बी वेरी क्लियर। आई थिंक वी गॉट निजामुद्दीन रहीम साहब विद अस, लेट्स गो स्ट्रेट अक्रॉस टू हिम। एंड इन मीरा रोड में जो भयंकर पूरे बिजनेसमैन ट्रेडर्स एक साथ एक जबरदस्त तरीके से मोर्चा निकाल के जी प्रोटेस्ट जिस प्रकार से किया मीरा रोड में। लेट्स आस्क निजाम साहब, इज निजाम साहब देयर विद अस? आई थिंक ही इज देयर। निजाम साहब नमस्कार। नमस्कार सर। निजाम साहब नमस्कार। आज नमस्कार। एकनाथ शिंदे साहब पुणे में बोल रहे थे कि गुजरात का कोई फंक्शन था, अमित शाह साहब भी उसमें थे। पहले तो उन्होंने वो माशाल्लाह वो सिलसिला वाली जो पोएम है अमिताभ बच्चन साहब जो रेखा जी के लिए सुनाते हैं, वो उन्होंने अमित शाह साहब के लिए सुनाई, और उसके बाद चलते चलते कहा जय हिंद, जय महाराष्ट्र, और उसके बाद कहा जय गुजरात। तो इसका क्या मतलब हुआ? कुछ आपको कुछ समझ में आया निजाम साहब? नहीं, मैंने उसको सुना नहीं है। मैं बता रहा हूं आपको एग्जैक्टली क्या हुआ, बोलिए। अभी सुनाएंगे उसको हम अभी उसको सुनाएंगे। लेकिन शिंदे साहब जब जय हिंद, जय महाराष्ट्र और उसके बाद जय गुजरात बोलते हैं, इसका क्या मतलब हुआ? नहीं, अभी क्या है, अभी इनको मालूम है कि इनके राजनीतिक आका जो हैं वो गुजरात में ही हैं दोनों जी। अब इनकी मजबूरी है कि वो उस तरह की बात करें, क्योंकि ये जो कल महाराष्ट्र वाली जो घटना मीरा रोड वाली हुई है ना जी, उस घटना ने मतलब राजनीतिक एक हलचल मचा दी, क्योंकि सारे व्यापारी वर्ग उसमें सभी धर्म के और सभी अलग अलग पार्टियों के और वहाँ के तमाम लोकल सब ने मिलकर उसका निषेध ही नहीं किया, बल्कि सरकार को भी चेतावनी दे डाली कि अगर आपने कार्रवाई नहीं किया तो ये सब होगा। लेकिन सरकार का इतिहास आप अच्छे से जानते हैं कि राज साहब ठाकरे की पार्टी और उसके जो पिछले कारनामे रहे हैं, उससे लगता नहीं कि सरकार इतनी सीरियस होगी और कुछ करेगी। हालांकि विधानसभा चल रही है, हाउस में क्वेश्चन हो रहे हैं, लोग जो है सरकार के साथ सवाल पूछ रहे हैं,
लेकिन अभी तक जिस तरह की कार्रवाई हुई है उससे तो कोई संतुष्ट नजर नहीं आ रहा है। प्रदीप जी। तो अब यही सब है कि जय गुजरात बोलें, जय उत्तर प्रदेश बोलें, जहां जहां हो वहां का प्रदेश का जय बोलें, क्योंकि इनको क्या है, राजनीतिक जो इनके विचारधारा है वो क्षेत्रीयवाद तक से ही जुड़ा है। लेकिन बीजेपी तो स्वयं जो है देश की बड़ी पार्टी खुद को घोषित करती है, तो उसका निजामुद्दीन जो साहब, क्योंकि वो- निजामुद्दीन साहब, बीजेपी चीफ मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस जी ने कहा कि गुंडागर्दी बर्दाश्त नहीं होगा, केसेस फाइल किए जाएंगे, पुलिस विल टेक सुटेबल एक्शन। ये उनका देवेंद्र फडणवीस जी का कहना है, सीएम का। तो किस प्रकार से इज द गवर्नमेंट सीरियस? निजामुद्दीन साहब, सरकार सीरियस है क्या? देखिए, सरकार सीरियस होने का क्या सवाल है, इसमें बोलने की जरूरत क्या है? राज्य के मुख्यमंत्री को बोलने की क्या जरूरत है? सीधा सीधा पुलिस को आदेश करो, पुलिस कमिश्नर को बोलो उठा के लाओ, केस डालो, जो 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 प्रोसेस है उसको करो। अब आप मीडिया में जाकर खाली बयानबाजी करना, इससे पहले भी तो उन्होंने जितनी बार कहा है, कभी कार्रवाई हुई क्या? जितनी घटनाएं आज तक यहाँ हुई है उस पर कोई कार्रवाई हुई क्या? मुख्यमंत्री को बात करना राजनीतिक भाषण नहीं है, ये घटना हुई है, अपराध हुआ है। तो जब कोई अपराध हुआ है तो उसके लिए जो धाराएं हैं जो सरकार ने बना रखी हैं, जो उनके ऊपर प्रोसेस होना चाहिए वो इमीडिएट करना चाहिए, करके जनता के सामने रखना चाहिए। देखिए भाई, हम चलने नहीं देंगे, हमारी सरकार है। लेकिन उनको पता है कि दोनों हाथ से जो है लड्डू लेना है, कभी उनके घर पहुंच जाएंगे, कभी दोनों पहुंचते हैं। आपने देखा अभी थोड़े दिन पहले जैसे एक विषय आया था, उसको लेकर तुरंत जो है मुख्यमंत्री पहुंच गए, उसके पहले जो है एक नाथ शिंदे जी पहुंच गए। तो ये सब इनका ड्रामा रहता है, इनको कुछ भी पड़ी नहीं है। देश इनके यहाँ के लॉ एंड ऑर्डर की हालत क्या हो गई है आप सोच नहीं सकते। अभी इनको जवाब देना भारी हो गया है कि मुंबई जैसे शहर में जो इंटरनेशनल सिटी है, आज शहर भुखमरी के कगार पे पहुंच गया। 1 लाख से ज्यादा बच्चे भूख से मरने वाले हैं। वो जो बच्चों का इश्यू, जिसको खुद इन्होंने हाउस में एक्सेप्ट किया है कि हमारे यहाँ भुखमरी है। तो अभी दूसरी चीजें बचाने के लिए अब इसी तरह की चीजें लाएंगे ना। बयानबाजी करने से बेहतर है कि राज्य के मुख्यमंत्री को सारे पावर्स हैं और वो स्वयं गृह मंत्री भी हैं। पुलिस को एक्शन के लिए इमीडिएट बोलना चाहिए। जब पूरा मीरा रोड और भयंदर और पूरे समाज और व्यापारी वर्ग रोड पर उतर गया तो मकसद क्या है? मगर यहाँ पर आशीष शेलार जो यहाँ मुंबई के शायद पूरे देखते भी है, मंत्री भी है, और तो उनका भी स्टेटमेंट आया कि ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। चीफ मिनिस्टर बोलते बर्दाश्त नहीं करेंगे। वहां पर एफआईआर फाइल हुआ, मीरा रोड में एफआईआर करना चाहिए ना नौनियाल साहब। अगर वो बर्दाश्त नहीं करेंगे तो उनको इमीडिएट एक्शन करना चाहिए ना। बर्दाश्त नहीं करने का क्या मतलब है? इस देश में आपको मालूम है कि डिफेंस मिनिस्टर सिर्फ कड़ी निंदा करते हैं, पूरी दुनिया जानती है कि उनकी कड़ी निंदा करेंगे हम। अरे भाई, ये लॉ एंड ऑर्डर का विषय है राज्य का, और अधिवेशन चल रहा है मुंबई में। मुंबई से सटा हुआ है मीरा रोड, कहीं दूर नहीं है। अगर आपको नहीं बर्दाश्त करना है, इमीडिएट एक्शन करो ना, इमीडिएट। जी, एफआईआर फाइल किया, एफआईआर मीरा रोड में फाइल हुआ शायद। लेकिन एक चीज तो है निजाम साहब, भले ही कुछ भी हो, किसी को इजाजत नहीं होनी चाहिए कि कानून अपने हाथ में ले। और अगर कोई मराठी यहां पर नहीं बोल रहा, फॉर एग्जाम्पल मुंबई शहर है, अभी तो शैलेश पांडे जी नमस्कार, स्वागत है आपका शो में। नमस्कार सर, जय सिया राम। और निजाम साहब, हर हर महादेव। जैसे मैं, आप, शैलेश पांडे जी, प्रदीप जी, इस वक्त हम लोग हिंदी में बोल रहे हैं। ऐसा नहीं है कि मराठी में नहीं बोल सकते, बोल सकते हैं। लेकिन क्योंकि ये शो पूरी दुनिया में जा रहा है, वी स्पीक एज फार एज पॉसिबल इन इंग्लिश एंड हिंदी, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास जा सके। इसका मतलब ये नहीं कि आप अंदर आकर के मुझको और प्रदीप जी को पीट देंगे पकड़ के कि आप मराठी में क्यों नहीं बोल रहे। इसका क्या मतलब हुआ यार? ये गलत है ना भाई, सीधी सादी बात है। मैं कहता हूं जो भी हो, राज ठाकरे जी हमारे बड़े अच्छे मित्र हैं, मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूं उनकी, आप जानते हैं निजाम साहब मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं। लेकिन ये गलत है, ये साहब गलत है बिल्कुल। जो गलत है वो गलत है। और मैं पूरी उम्मीद करता हूं कि देवेंद्र फडणवीस जी ने जो वादा किया है कि भाई उनके खिलाफ एक्शन होगा, मैं उम्मीद करता हूं कि एक्शन होगा। सबको अंदर डालिए। निजाम साहब, आपसे इसके पहले कि मैं शैलेश पांडे साहब के पास जाऊं, एक और मुद्दा है। एक तो ये मुद्दा है, दूसरा मुद्दा क्या है कि बरसात का मुद्दा है। प्रॉब्लम क्या हो गई है, एक बहुत बड़ी समस्या है जिसके बारे में अभी लोग ज्यादा बात नहीं कर रहे। क्यों बात नहीं कर रहे मुझे मालूम नहीं है, यहां तक कि मराठी चैनल भी बात नहीं कर रहे। सर क्या है कि मराठवाड़ा में, विदर्भ में इतनी जोर की बारिश हो रही है, और खानदेश में, स्पेशली खानदेश और मेरा मराठवाड़ा में आज की तारीख में बाढ़ की स्थिति आई हुई है सर, बहुत जगह पे निजाम साहब।
और हर साल यही होता है। मौसम अब बदल गया है पिछले 5 के 10 साल में सर, पूरा मॉनसून का जो पैटर्न है वो चेंज हो गया है। आपको लगता नहीं है निजाम साहब कि इस विषय के बारे में कुछ करना चाहिए, इस विषय के बारे में सरकार को अग्रसर होना चाहिए? निजाम साहब नहीं, बताएं। देखिए, मैं इस पर बहुत ज्यादा टीका टिप्पणी इसलिए नहीं करना चाहता कि ये नेचुरल क्लैमिटी है, कहीं कहीं इस तरह की चीजें बड़े पैमाने पे हो जाती हैं, लेकिन सरकार अपनी जवाबदारी से भाग नहीं सकती। सरकार को दिखना चाहिए कि कार्रवाई हो रही है, उन्हें जगह पे रहना आवश्यक है। जी। अगर विदर्भ में बड़े पैमाने पे बाढ़ आ रही है, बारिश हो रही है, यही तो नेचुरल है, ईश्वर ने किया है, तो उसमें मैं ये नहीं कहता कोई राजनीतिक विषय छेड़ा जाए, लेकिन हम उनके साथ हैं। उस विषय पे पूरा विपक्ष, पूरा महाराष्ट्र जो है शासन के साथ खड़ा रहेगा, क्योंकि जिनके जिनके को तकलीफें आ रही, वो किसी एक राजनीतिक दल के नहीं है, सभी के हैं, बीजेपी के हैं, कांग्रेस के हैं, सेना के हैं, उद्धव जी के, सबके हैं। तो वो विषय पर हम सरकार को घेर नहीं रहे। लेकिन आपको याद होगा 5 जुलाई वाले विषय में महाराष्ट्र की सरकार का क्या असर हुआ था जी। तो सरकार जगह पे दिखना चाहिए, उनके मंत्री दिखना चाहिए, सरकार की मिशनरी दिखना चाहिए, क्योंकि जनता को इस बात का विश्वास होना चाहिए कि सरकार। सर, मेरा सवाल ये नहीं था। ये आवश्यक है दिखना। निजाम साहब, मेरा सवाल ये नहीं, बयानबाजी करेगी और ये कहे कि साहब हमारे ऊपर मुसीबत है, मैं क्या करूं, तो नहीं इससे सर, तो बचेगी। निजाम साहब, ये मेरा सवाल नहीं था। मेरा सवाल ये था कि बाकी जितनी भी पार्टियां हैं, जैसे आप हो गए, एनसीपी हो गई, आप कभी ना कभी सारी पार्टीज, एमएनएस को छोड़ करके, एक महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना को छोड़ करके सब पार्टीज जो हैं महाराष्ट्र में कभी ना कभी सत्ता में रही हैं, सभी। सबको मालूम है कि मॉनसून का, बरसात का पैटर्न चेंज हो गया है, बदल गया है। इसको लेकर के 3 साल पहले जब आपने उद्धव ठाकरे जी थे तब भी, और देवेंद्र फडणवीस जी का जो 5 साल का कार्यकाल था, उसमें एक समिति भी बनी थी कि इसको लेकर के वी नीड टू टेक डिसीजंस। उस समिति का क्या हुआ वो तो मैं शैलेश पांडे जी से पूछूंगा, लेकिन आपको लगता नहीं है कि क्योंकि अब ये सालाना फीचर हो गया है, हर साल यही होता है, या तो सूखा या बाढ़, लगता नहीं कि हर सरकार को इसमें अग्रसर होना चाहिए, प्रोएक्टिव होना चाहिए कि भाई क्या करना है उसके पहले ही प्लान कर लिया जाए? निजाम साहब देखिए, बिल्कुल आपने सही कहा। आपको याद होगा सुधाकर राव नाइक की जब गवर्नमेंट थी, उस टाइम आपने देखा कि महाराष्ट्र में सूखे का हालत ऐसी होती थी, पानी की व्यवस्था नहीं होती थी जी। उस वक्त सरकार ने एक जल क्रांति, उन्होंने छोटी छोटी जगहों पर बांध बनाना और करना, उस चीज को एक क्रिएट किया और उसमें उनको अच्छा सक्सेस मिला। उसके बाद जो है इन्होंने, फडणवीस साहब ने भी पानी के लिए बहुत सारे प्रयास किए, जो भी रहा वो एक अच्छा रिजल्ट आया। लेकिन जो दैविक आपदा है उससे निपटने के लिए सरकार के तंत्र को बहुत मजबूत रखना चाहिए। उसके लिए एक्स्ट्रा फंड का अरेंजमेंट करना चाहिए, उसके लिए फोर्सेज अरेंजमेंट करके रखना चाहिए। जब ये बात पता है कि पिछले कई सालों से महाराष्ट्र में इस तरह की आपदा आती है तो सरकार की ड्यूटी बनती है कि विपक्ष को अपने भरोसे में लेकर उसका स्पेशल अरेंजमेंट करे ना सरकार। सर, हर साल होता है, वैसे उनकी सरकार है, राज्य में उनकी सरकार है। अगर महाराष्ट्र के एक किसी क्षेत्र में भी, एक जगह पे भी इस तरह की कोई चीज होती है और पूरे तौर पर सरकार वहीं नहीं दिखती, तो सरकार का फेलियर है। इसलिए इस तरह की घटनाओं में शासन पूरे तरह से जनता के साथ दिखना चाहिए। उस भीड़ में मंत्री हवाई यात्रा ना करे, बल्कि उसी पानी में जहां बाढ़ आई है उसी में नाव में चले, वहीं जाके जनता से कहे कि हम आपके दुख में आपके साथ। बट इस पर बीएमसी कमिश्नर ने अच्छा काम किया है, लोग सराह रहे बीएमसी के। आज इस प्रकार कमिश्नर ने जबरदस्त काम किया मुंबई को लेकर। बिल्कुल नहीं किया, झूठी बात है नाबियार साहब, बिल्कुल झूठी बात है। मुंबई को तो बस बराम भरोसे छोड़ दिया। पहली बारिश में मुंबई का वो हाल हुआ जो कभी 50 साल में नहीं हुआ था। तो आप वो बात मत करिए। मैं कोई बीजेपी सरकार का विरोध नहीं कर रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि अगर कोई नेचुरल कैलेमिटी है, अगर सरकार को समझ आ रहा है तो सरकार को सबक लेना चाहिए। एक दिन में तो आया नहीं। हमने आपको 2005 जुलाई का आपको बताया कि पूरा मुंबई तकलीफ में आ गया था। हम एक दूसरे को अगर सहयोग नहीं करते, मुंबईकर एक दूसरे के साथ खड़े नहीं होते, तो शायद ये मुंबई बसता नहीं। तो मैं सरकार की आलोचना नहीं कर रहा हूं, लेकिन सरकार को अब समझने की आवश्यकता है कि इस तरह की घटनाएं राज्य में हो सकती हैं, तो एडवांस टेक्नोलॉजी को कब इनको करके लाना है, कब उसके लिए खड़ा होना है।
Right, आज so let me इनके go across पास to Shailesh सरकार Pandey में साहब. दोनों तरह इनके हाथ में लड्डू है। केंद्र में इनकी सरकार है, राज्य में इनकी पावरफुल सरकार है और विजनरी चीफ मिनिस्टर है, जैसा पूरे हिंदुस्तान भर में लोगों को बताते हैं कि हमारा मुख्यमंत्री पूरे देश में। तो अगर इस तरह की घटना इनके राज्य में हो रही है तो जवाबदारी सरकार को लेनी होगी। दुरुस्त बात. भाग नहीं सकते आप, क्योंकि तो शैलेश पांडे जी, आप ये बताएं सर, का मामला नहीं है। शैलेश पांडे जी आप ये बताएं, पहले तो ये बात करें कि जो मीरा रोड में हुआ वो निंदनीय है, सीधी सादी बात है, वो टॉलरेट नहीं किया जा सकता सर, उसको तो मतलब कोई माफी नहीं है उसके लिए, मैं सीधी बात आपको बोल रहा हूं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि जल्द से जल्द हमारे जो मुख्यमंत्री है, निजाम साहब मैं आ रहा हूं आपके पास, निजाम साहब आई कम टू यू, लेट मी टॉक टू शैलेश पांडे साहब। सर एक्शन कब होगा सर? ये जिन लोगों ने थप्पड़ अप्पड़ मारे सबकी शक्लें हैं, सबके नाम है, सब कुछ है, जेल में कब डाल रहे हैं सर इनको? नंबर एक। और नंबर दो, जो बरसात को लेकर के जो मैंने सवाल पूछा सर, ये मैं बहुत साल पहले से पूछ रहा हूं, लेट मी टेल यू वेरी फ्रैंकली, ये अभी की बात नहीं है, बहुत साल पहले की भी बात है। जैसे 2005 में हुआ, उसके बाद 2006 में, 7 में, हर साल ऐसी बाढ़ आती है। और आपको मुझे मालूम है, आपको मालूम ही होगा कि प्रदीप जी 1.5 से 2 लाख लोगों को प्रशासन को हर साल रिहैबिलिटेट करना पड़ता है, हाइट पे लेके जाना पड़ता है, स्कूल की बिल्डिंग जो है वो टेक ओवर करते हैं वगैरह वगैरह, जब तक बरसात का प्रकोप खत्म नहीं हो जाता तब तक वो लोग वहीं रहते हैं, हर साल होता है ये। तो सर इसके ऊपर मैंने बहुत काम किया है कि यार इसके बारे में कुछ सोचिए। अब आप बताएं सर प्लीज, शैलेश पांडे जी प्लीज टेल अस। सबसे पहले तो मीरा रोड के जोधपुर स्वीट्स के जो मालिक हैं जी, वो बाबूराम चौधरी जी के साथ जो मनसे के 7-8 कार्यकर्ताओं ने जिस तरह से मारपीट की, बदतमीजी की, उसकी मैं कठोर शब्दों में निंदा करता हूं। और इसीलिए देखिए, मैं खुद महाराष्ट्र स्टील उद्योग और व्यापार एसोसिएशन का महाराष्ट्र का मैं अध्यक्ष हूं। हमारे यहाँ बहुत सारे इंडस्ट्रीज है, व्यापारी है, मैं उनका नेतृत्व करता हूं। उस व्यापारी के संगठनों के नाते हमारे पूरे मीरा भाईंदर की जितने भी व्यापारी संगठनाएं थी, चाहे वो किराना स्टोर की संगठनाएं थी, मेडिकल स्टोर की थी, स्टील की थी, कपड़े की थी, वो दुकानदारों की थी, मेडिकल की थी, वो सारे लोगों ने मिलकर कल एक बहुत ही बड़ा आंदोलन किया और वहां पर एक मोर्चा जैसा किया और वहां पर एक सभा की, जिसमें सभी ने एक मत से ये बात कही कि इस पे कठोर से कठोर कार्रवाई की जानी चाहिए। और हमारा भी ये मांग है कि कोई भी कानून हाथ में नहीं ले सकता है भाषावाद के नाम पर, और जो भी लोग इसके लिए जवाबदार है वो जेल के सलाखों के पीछे होने चाहिए। और वहां के जो हमारे मीरा भाईंदर परिमंडल 1 की जो डीसीपी हैं श्री प्रकाश गायकवाड़ जी, वो खुद जहां पर ये सभा हो रही थी आई माता मंदिर सभागृह में, वहां पर वो डीसीपी प्रकाश गायकवाड़ जी आए, व्यापारियों के प्रतिनिधि मंडल से मिले, हमने उनको निवेदन दिया। निवेदन देने के बाद उन्होंने पूरा कार्रवाई करने के लिए तुरंत ये कही। और देखिए, हमारा स्पष्ट मत है और हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय श्री देवेंद्र फडणवीस जी, देवा भाव ने कहा है कि हम मराठी का मान करते हैं, सम्मान करते हैं, और यही भारतीय जनता पार्टी की पूरी भूमिका है कि मराठी हमारी माँ समान है, महाराष्ट्र की मातृभाषा है, हम उसका पूरा सम्मान करते हैं, वो सर्वोपरि है हमारे लिए। लेकिन हिंदी भी देश की एक राष्ट्रीय भाषा है, भारतीय भाषा है, और किसी भी भारतीय भाषा का अपमान ना किया जाए। और कोई व्यक्ति अगर उसको भाषा नहीं आता है तो आप उसको प्रेम से समझा सकते हैं, उसको सिखाइए उस भाषा को, लेकिन आप कानून को हाथ में लेकर अगर मारपीट करते हैं तो ये संविधान के खिलाफ है, लोकतंत्र के खिलाफ है, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान के खिलाफ अगर कोई भी आप कृत्य करते हैं तो संविधान के आधार पे जो भी कानूनी धाराएं हैं उन धाराओं के तहत आप पर कार्रवाई होगी, कठोर कार्रवाई होगी। और कार्रवाई हुआ क्या पांडे जी एफआईआर फाइल हुआ क्या? लोग अरेस्ट हुए क्या? जैसे बजाज साहब पूछ रहे हैं हैव दे बीन अरेस्टेड, या सिर्फ लिखी पीती हो गई कि हम एक्शन लेंगे? ये एमएनएस का कहना है ये व्यापारी का कम नरेंद्र मेहता जी का मोर्चा था, ये बीजेपी का जुलूस था, कितना सच्चाई है इसमें? देखिए, मैं वहां था इसलिए मैं सच्चाई पूरी तरह से जानता हूं। मैंने कहा कि मैं भले ही भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता हूं और नेता हूं, लेकिन मैं उसके पहले मैं एक हिंदू हूं, उसके पहले मैं एक आम इंसान हूं, उसके पहले मैं व्यापारी संगठन महाराष्ट्र स्टील उद्योग व्यापार एसोसिएशन का अध्यक्ष हूं। और मैं मेरे समाज को, मैं मेरे व्यापारी वर्ग के रक्षा के लिए, सुरक्षा के लिए मैं वहां था। और जो भी भले वो, और वहां पे अलग अलग पार्टियों के लोग भी थे, कांग्रेस पार्टी के भी जो व्यापारी थे, वो शिवसेना के जो थे वो भी थे, अलग अलग पार्टियों के। भाई
व्यापार करने वाले हर पार्टी में होते हैं, व्यापारी होते हैं, उन्हीं व्यापारियों में से ही व्यापारी लोग अपना अध्यक्ष चुनते हैं, अपना नेता चुनते हैं। तो उससे राजनीति से क्या ले देना है? ये किसी भी राजनीतिक पार्टी का मोर्चा या सभा नहीं थी। ये विशुद्ध रूप से व्यापारियों की और राजस्थानी जी। समाज का ये मोर्चा था, सभा था। मैं आपको बता दूं, ये तो 4-5 हजार लोग थे, फिर भी बहुत ही उग्र आक्रोश था लोगों के अंदर। आप देखिए किस तरह से महिलाएं रास्ते पे उतरी हुई थी, युवा रास्ते पे उतरे हुए थे, बहुत ही आक्रोश था उनके अंदर। और मैं अविनाश यादव जी जो जिन्होंने ये आरोप लगाया है कि ये भारतीय जनता पार्टी का मोर्चा था या नरेंद्र मेहता जी का मोर्चा था, तो मैं बता दूं कि नरेंद्र मेहता जी तो विधानसभा सत्र चल रहा है, वो तो वहां है, एक बात। दूसरी बात, अगर ये भारतीय जनता पार्टी का मोर्चा होता तो हमारे मीरा भाईंदर शहर में, मीरा भाईंदर जिले में भारतीय जनता पार्टी की इतनी बड़ी ताकत है कि 15,000 से ज्यादा तो हमारे सदस्य हैं। हम तो अगर हम मोर्चा निकालते तो ये करीबन 50,000 का मोर्चा निकालते हम। लेकिन शैलेश पांडे जी, और महाराष्ट्र देखिए, नवनिर्माण सेना ने व्यापारियों आज एक विरोधी मोर्चा निकाला है आपके खिलाफ। अगर भारतीय जनता पार्टी को भी भविष्य में मोर्चा निकालना पड़ेगा तो हम लाखों की संख्या में मोर्चा निकालेंगे। लेकिन पांडे जी, इसके बारे में तो बताएं। कानून को अपने हाथ में शैलेश जी, लेने नहीं देंगे। हम शैलेश जी, वो तो ठीक है। सभी शैलेश पांडे समाज के जी, लोगों शैलेश की पांडे सुरक्षा जी, करेंगे। एक सेकंड मराठी सर, नागरिक सर एक समाज सेकंड, के महिला सर एक मिनट सर, करते हैं, शैलेश पांडे जी एक मिनट सम्मान सर, करते हैं। शैलेश पांडे जी, आज जी। एमएनएस ने भी मोर्चा निकाला है आपके खिलाफ, नरेंद्र मेहता के खिलाफ निकाला है। वो कहते हैं कि इन्होंने मराठी का अपमान किया है। मराठी का अपमान कैसे कर रहे हैं? ये क्या है सर? देखिए राजू जी, सर पीटने पाटने के बाद अब वो मोर्चा निकाल रहे हैं, ये क्या मतलब हुआ यार? आपसे पूछ रहा हूं मैं, मतलब हाउ डेयर दे। आप पीट रहे हैं लोगों को, मार रहे हैं लोगों को, और वो जो व्यापारी था बेचारा जिसको पीटा है, उसने कहा कि आपने मुझसे हिंदी में पूछा तो मैंने हिंदी में जवाब दिया। और क्या करेगा? अगर आप हिंदी में पूछेंगे तो हिंदी में जवाब देगा ना। उसको पीट लिया पकड़ के। ये क्या है? ये वही कहता हूँ, मनसे के में जो नेता है या कार्यकर्ता है वो भी किसी से बात करते तो हिंदी में ही बात करते हैं, और हिंदी में पूछा, हिंदी में जवाब मिला। और उन्होंने क्या पूछा था कि महाराष्ट्र में कौन सी भाषा बोली जाती है, तो उन्होंने कहा सब भाषा बोली जाती है। उन्होंने, अगर वो व्यापारी जो बाबूराम चौधरी थे, उन्होंने अपने एक्सप्लेनेशन में ये कहा कि अगर उन्होंने मुझसे, मनसे वालों ने ये मुझसे पूछा होता कि महाराष्ट्र की मातृभाषा क्या है, तो मैं बोलता मराठी है। लेकिन उन्होंने ये पूछा कि महाराष्ट्र में कौन कौन सी भाषा बोली जाती है, तो भाई यहाँ सब भाषा बोली जाती है, ऐसा उन्होंने तो सब गिरफ्तार कब कर रहे हैं उनको? जिस प्रकार से उनको मारा गया वो क्रूर प्रकार था, बहुत ही जघन्य प्रकार था, वो अक्षम्य तो प्रकार सर था। अंदर कब डाल रहे हो उनको? मैं उसका बहुत ही कठोर शब्दों में निंदा करता हूँ। सर अंदर कब डाल रहे हो? सुनिए ना राजीव जी, जो बोलिए। मन से मोर्चा निकालने की बात कर रही है और मराठी की अपमान का बात कर रही है, तो बिल्कुल गलत है। भारतीय जनता पार्टी सदैव मराठी भाषा को अपने सर माथे पर बिठाती है। आज मुझे बताइए, इतने सालों से, आज 75 देश की आजादी के 75 साल के बाद देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने और मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी ने मराठी भाषा को अभिजात भाषा का दर्जा दिलाया। आज उसी की तो खुशी मना रहे थे लोग, आज पूरे महाराष्ट्र में खुशी मनाई गई थी। आज मराठी भाषा को समृद्धशाली, सर अंदर कब डाल रहे हो उनको? जनता पार्टी के सर नेताओं उनकी गिरफ्तारी कब हो रही है ये बताइए। देवेंद्र फडणवीस जी मराठी नहीं है क्या? नितिन गडकरी जी मराठी नहीं है क्या? बावनकुळे जी मराठी नहीं है क्या? सर उनकी गिरफ्तारी कब हो रही है? बड़े से बड़े नेता आज भारतीय जनता पार्टी अरे के अंदर शैलेश हैं। पांडे भारतीय जी, जनता पार्टी में ये सब सबको मालूम है सर। शैलेश पांडे जी, शैलेश पांडे जी, आज आप विद रिस्पेक्ट सर, बड़े आदर से, सम्मान से आपको पूछ रहा हूं, इन लोगों को अंदर कब डाल रहे हो? सर सीधी बात है, क्योंकि पुलिस तो इंतजार नहीं करती है, किसी कहां पर कुछ भी हो जाता है, कभी कभी तो एफआईआर भी फाइल नहीं होता, उठा करके अंदर डाल देते हैं लोगों को। तो इनके साथ इतनी ज्यादा मतलब रेस्पेक्ट क्यों दी जा रही है कि वीवीआईपी लोग हैं ये, क्योंकि लोगों को मारते पीटते हैं इसलिए? शैलेश पांडे जी, वेन आर दे बीइंग अरेस्टेड? सबके नाम मालूम है सबको, सबकी शक्लें मालूम है सबको, अंदर डालिए ना इनको, क्या है? और देवेंद्र फडणवीस जी होम मिनिस्टर हैं, आप जानते हैं देवेंद्र फडणवीस जी को, जब उनको एक्शन लेना होता है तो ऐसा एक्शन होता है किसी को मालूम ही नहीं पड़ता। अब इसमें देरी क्यों हो रही है, बताएं सर प्लीज। राजीव जी, अभी अभी आपके डिबेट को ज्वाइन करने के ठीक पहले जी, मैंने
देवा भाऊ आदरणीय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी का प्रेस की ब्रीफिंग मैंने अभी सुनी, जो उन्होंने विधान मंडल के बाहर दी, और उन्होंने स्पष्ट तौर से कहा है कि कानून कोई भी हाथ में नहीं ले सकता। जिन्होंने भी कानून हाथ में लिया वो जेल की सलाखों के पीछे होंगे, और कहीं भी किसी भी प्रकार से किसी भी भाषा का अपमान नहीं किया जाना चाहिए। मराठी का हम आदर करते हैं, मराठी को अभिजात भाषा का दर्जा दिया, मराठी हमारी माँ है, मराठी के लिए हम सख्ती करेंगे कि मराठी सभी बोलना चाहिए। हमारा भी आग्रह है कि मराठी सभी बोले। लेकिन देवेंद्र फडणवीस जी ने एक बहुत ही खूबसूरत उदाहरण दिया कि मानिए मैं महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री हूं और मैं तमिलनाडु में जाता हूं, मुझे तो सिर्फ मराठी आती है, तो तमिलनाडु में जाके मैं तमिल में कैसे बात करूंगा, मैं उत्तराखंड में जाके उत्तराखंडी भाषा में कैसे बात करूंगा, मैं कर्नाटक में जाके कन्नड़ में कैसे बात करूंगा, मैं आंध्रा में जाके वहां तेलुगु में कैसे बात करूंगा, मैं असम में जाके असमिया में कैसे बात करूंगा, मैं पश्चिम बंगाल में जाके बंगाली कैसे बोलूंगा। मैं मराठी भाषी हूं तो मैं जहां भी जाऊंगा वहां मराठी ही बोलूंगा। और दूसरी बात ये भी उन्होंने कही कि मान लीजिए महाराष्ट्र के बहुत सारे लोग जो अलग अलग राज्यों में व्यापार कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, वो थोड़े समय के लिए जाते हैं, तो अगर वहां उस प्रदेश के लोगों ने भी मनसे की जो इस तरह की भावना है वो भाषा के प्रति, अगर उन्होंने यही भावना अगर का आग्रह किया, तो क्या मराठी भाषिक लोग दूसरे प्रांतों में फिर कैसे काम कर पाएंगे, वो कैसे हर प्रांत की भाषा बोल पाएंगे। लेकिन सर तो ये अरेस्ट तो कीजिए ना। दिक्कत नहीं है। और इसीलिए हिंदी जो है वो देश की संपर्क जी, भाषा है। जी, जी। आज 60% देश के भूभाग में हिंदी बोली जाती है। लेकिन और फिर भी अभी तक जवाब आया नहीं सर। एफआईआर तक हुआ पांडे जी, एफआईआर रजिस्टर हुआ क्या? मनसे इंग्लिश का आग्रह धरती, अंग्रेजी के लिए कुछ नहीं एफआईआर करती है। एफआईआर पांडे जी, एफआईआर आप वहां के नेतृत्व करते हो, क्या एफआईआर रजिस्टर हुआ? सर एफआईआर रजिस्टर हुआ है। एफआईआर तो किया होगा पांडे जी, एफआईआर तो किया होगा। इंग्लिश भाषा में स्कूलों पर सर जवाब तो दीजिए। यानी नहीं होगा। शैलेश पांडे जी, आपका आदर सम्मान रखते हुए क्या इन लोगों के खिलाफ एफआईआर अभी तक दाखिल हुआ है? एफआईआर दाखिल हुआ है, 7 अज्ञात लोगों के खिलाफ एफआईआर दाखिल हुआ है। जी। पुलिस उसकी तहकीक कर रही है और जल्द से जल्द वो सारे लोग अंदर होंगे। राइट। सो अभी बारिश के ऊपर बात करें सर। अभी जो बात हुई थी मराठवाड़ा और खानदेश में हालत बड़ी खराब है सर, उसके बारे में कुछ करिए प्लीज, लॉन्ग टर्म सोचिए। अभी तो खैर आप जो करेंगे वो तो हर सरकार करती है, लेकिन इसमें लॉन्ग टर्म सोचना पड़ेगा। जो नदी जोड़ प्रकल्प है उसको जल्द से जल्द खत्म कीजिए। देवेंद्र फडणवीस साहब ने जो शुरू किया है पानी को लेकर के, क्या है, जब पानी की आवश्यकता होती है तब अकाल पड़ा होता है, सूखा होता है, और जब पानी की आवश्यकता नहीं होती तो ये हाल होता है जो अभी आपके स्क्रीन पे है। तो सर इसको, दिस इज टेरेबल एंड ऑल ऑफ अस आर इन्वॉल्व्ड इन दिस। और आपको हर जगह से, जैसे अभी निजाम साहब ने कहा, हर एक पार्टी की तरफ से, पूरे महाराष्ट्र के सभी लोगों की तरफ से आपको इसमें सहयोग मिलेगा। अब आप बताएं क्या करने वाले हैं इसका, बताइए सर। देखिए राजू जी, हम देखेंगे पिछले 3-4 वर्षों में जो मौसम है वो पहले की अपेक्षा काफी फ्लक्चुएट हो रहा है। करेक्ट। बेमौसम बारिश जो है वो मैं 2-3 वर्षों से मैं खुद वो चीज को जी। देख रहा हूँ, पूरी दुनिया देख रही है, और उसके वजह से बहुत सारी तकलीफें किसानों को हो जाती है, शहरों में वाटर लॉगिंग हो जाती है। और इसके लिए मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त की जो मौसम तकनीक है, मौसम विज्ञान है जी, हमें उसको और चुस्त दुरुस्त करने की आवश्यकता है। क्योंकि मौसम वैज्ञानिकों के द्वारा अगर सही समय पर सही मौसम की जानकारी हमें मिल जाती है तो हम उस तरह से अपने सारी क्रियाकलाप को चुस्त दुरुस्त रख सकते हैं कि, तो जिसके वजह से किसानों का या शहरी भागों में वाटर लॉगिंग का या किसी भी प्रकार का नुकसान ना होने पाए, इसकी भी खबरदारी रखी जा सकती है। तो मैं तो ये मानता हूं कि आने वाले समय में ज्यादा से ज्यादा हमें जो विज्ञान है, साइंस है, जो वेदर साइंस है, उस पर हमें ज्यादा से ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा, उस पर कार्य करना पड़ेगा, और वो सारी सटीक जानकारी सभी को मिल सके, किसानों को मिल सके, टेक्नीशियंस को मिल सके, शहरों को मिल सके, तो हम जो नुकसान है वो रोक सकते हैं। दूसरी बात, हमारी जो आपातकालीन तैयारी है, अब मुझे ऐसा लगता है कि बारिश के अलावा भी, बारिश के पहले से भी हमें हर मौसम के लिए उसकी तैयारी पहले की अपेक्षा हमें अब ज्यादा करनी पड़ेगी। हालांकि देवेंद्र फडणवीस जी पहले भी मुख्यमंत्री थे, तो उन्होंने देखिए जल युक्त शिवार योजना लाई थी, उसके बाद नदी जोड़ प्रकल्प का विषय लाया था, और भी बहुत सारे विषय लाए हैं। और
इस क्षेत्र में काम करने के लिए महाराष्ट्र की सरकार ने ज्यादा से ज्यादा फंड भी अलॉट किया हुआ है, ताकि हम किसानों को दी जाने वाली सुविधाएं हम ज्यादा से ज्यादा पांडे जी, मगर लोकल बॉडीज को आपने डिसॉल्व किया, तो लोकल बॉडी के लोकल कॉर्पोरेटर्स ने, ये जैसे नगर पालिका है, तो कैसे आप, क्या ये प्रशासन जिस प्रकार से डिसॉल्व किया उसे बेनिफिट हुआ नुकसान हुआ? बिकॉज कैसे विदाउट कॉर्पोरेटर्स आप कैसे बीएमसी चलाएंगे, आप कैसे टीएमसी चलाएंगे, आप कैसे अलग अलग नागपुर अलग अलग जगह पर आप कैसे कर सकते विदाउट कॉर्पोरेटर्स? पूरा डिसॉल्व करके आपने क्या इस चीज में और बाधाएं बढ़ाए कि नहीं? देखिए प्रदीप जी, इस वक्त तो महाराष्ट्र चुनाव आयोग ने महाराष्ट्र में चुनाव कराने के लिए आदेश निर्देश जारी कर दिए हैं। प्रभाग की रचना और प्रभाग रचना देने का भी विषय इस वक्त आ गया है, और मुझे लगता है कि आने वाले 3-4 महीने में महाराष्ट्र में सर नवंबर दिसंबर के पहले नहीं होगा। ग्राम पंचायत हो, जिला पंचायत हो, ये चुनाव भी जल्द से जल्द होंगे। 2026 में होंगे सर। तो जो भी जो जनप्रतिनिधि है वो नगर सेवक के रूप में, जिला पंचायत सदस्य के रूप में, ग्राम पंचायत सदस्य प्रधान के रूप में, और महानगर पालिका में नगर सेवक के रूप में। लेकिन पांडे जी, अभी तक डिलिमिटेशन तो हुई नहीं है। मिलेगा। पांडे जी, एक टेक्निकल सवाल सर, एक टेक्निकल सवाल है, एक सेकंड, एक टेक्निकल सवाल है। आई थिंक निजाम साहब वुड आल्सो लाइक टू कमेंट ऑन दिस। प्रॉब्लम क्या हुई है, जैसे मुंबई शहर की बात कर लें, लेट्स टॉक अबाउट मुंबई। ठाणे में और नासिक में, नागपुर में इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। सबसे बड़ी समस्या जो है वो मुंबई की है। लेट्स बी वेरी क्लियर, बीएमसी इलेक्शंस इन मुंबई, यहां पर वो जो डिलिमिटेशन होनी थी और उसके अलावा ओबीसी को लेकर के जो रिजर्वेशन होनी थी, रिजर्व सीट जो होनी थी, उसको लेकर के अभी तक कंसेंसस बना नहीं है सर। तो वो जब तक होगा नहीं, आप कैसे कराओगे चुनाव? इसका मतलब ये लुकिंग अगेन एट 2026, मतलब जनवरी के। मुझे नहीं लगता कि ये जो पूरा प्रोसेस है ये 3 या 4 महीने में हो जाएगा। आई थिंक इट विल टेक अप टिल दिसंबर। तो वी आर लुकिंग एट जनवरी फरवरी 2026 सर। पांडे साहब जी देखिए, मुझे ऐसा उम्मीद लग रहा है कि दिसंबर 2025 के आखिरी तक शायद चुनाव हो सकते हैं। इस प्रकार की प्रक्रिया इस वक्त चुनाव आयोग के द्वारा राज्य सरकार के निर्देश में हो रहा है। मुझे ऐसी उम्मीद है कि दिसंबर तक हो जाएगा। आई होप सो, आई रियली होप सो। निजामुद्दीन साहब, मैं आपसे पूछता हूं, क्या ये डेलिब्रेट एक्ट है कि आप पूरे ये कॉर्पोरेशन और पूरे जिला परिषद हर चीज को इतना डिले कर दो ताकि बीजेपी में सब जगह, बीजेपी को सब जगह सत्ता पे आना है, सब जगह। जैसे यहां पर हर चीज कोर्ट, जो आप बार बार आरोप लगाते हैं राहुल गांधी जी कि जुडिशरी को ये कर दिया, तो ये भी एक सोची साजिश समझिश दिख रहा है आपको? बिकॉज बरसात को क्या एडमिनिस्ट्रेशन अपने आप ठीक कर सकता है जब तक कॉर्पोरेटर्स नहीं है? निजामुद्दीन जी बिल्कुल सही है। देखिए पंडित जी अभी कह रहे थे, मैं सुन रहा था, वो दिसंबर तक चुनाव नहीं करा पाएंगे क्योंकि सरकार स्वयं फेलियर है। आप देखिए, जब 4 महीने के लिए कोर्ट ने इनको इंटीमेट किया कि 4 महीने में आपको चुनाव कर देना है, 4 महीने के लिए इनके पास कोई तैयारी नहीं। और अभी जस्ट थोड़े दिन, 1 हफ्ता पहले ही राज्य में इलेक्शन कमिश्नर ने खुद ही कह दिया है कि हम अभी तुरंत कराने के पोजीशन में नहीं है। मैं, ये बिल्कुल सही बात है कि सरकार की अपनी कोई दिलचस्पी नहीं है इस चुनाव में, क्योंकि सब जगह प्रशासक उनका बैठा हुआ है। ऐसा नहीं है कोई दूसरा आदमी है और उसने राज्य कर रहा है। तो प्रशासक बैठने का मतलब यह हो गया कि पूरी ताकत राज्य के मुख्यमंत्री और यूडी विभाग के पास ऑटोमेटिक आ जाता है। जो निर्णय उन्हें लेना है, चाहे वो डेवलपमेंट से रिलेटेड हो, पॉलिटिकल रिलेटेड हो, अपॉइंटमेंट से रिलेटेड हो, वो सारा सरकार स्वयं करती है। जब देख रही है सरकार की सारी सत्ता हमारे हाथ में है, तो हम किसी को क्यों जाने दें? जहां तक अभी उन्होंने ये कहा कि हम करा लेंगे, देखिए अगर आपके अंदर कराने की बात होती तो आप राज्य में सरकार में हैं, केंद्र में सरकार में हैं, दोनों विषय जिसको अभी बजाज साहब ने कहा कि ओबीसी का और डिलिमिटेशन का, एक कोई बड़ा विषय नहीं था। जब एक तरफ सुप्रीम कोर्ट ने आपको क्लियरली गाइडलाइन दे दिया कि 4 महीने में आपको करना है, अगर महाराष्ट्र की सरकार हिम्मत करे और ताकत देती तो ये बिल्कुल गलत बात है कि खींचा जा सकता है। बरसात एक इशू था कि भाई बारिश महाराष्ट्र में बहुत होती है, बहुत सारे लोग चुनाव में जा नहीं सकेंगे, तो उसके लिए अभी उन्होंने ये एक बहाना बनाया है कि हम थोड़े जगहों पर चुनाव करेंगे, बाकी जो बड़ी नगर पालिकाएं, महानगर पालिकाएं हैं, उनको हम जनवरी के बाद यानी फरवरी और मार्च में जाएंगे। ये बिल्कुल इनके सरकार के लोगों की बात है। इसलिए ये नैतिक जवाबदारी बीजेपी की बनती है कि आज ये जो घटनाएं हो रही हैं, बाढ़ की, दूसरे चीजों की,
अगर ये लोकल बॉडी में ये रहते, चाहे यही सत्ता में रहते, मैं नहीं कह रहा हूं कि वहां कांग्रेस बैठने वाली थी या एमएनएस बैठती या कोई बैठती, जो भी बैठता, क्योंकि कारपोरेशन हुआ, जिला परिषद हुआ, यहाँ छोटे कार्यकर्ता लीडरशिप में डेवलप होके आते हैं, जो वहां की लोकल समस्याओं को अच्छे से समझते हैं, और वो जाकर जब कारपोरेशन पर या सरकारी मशीनरीज पर दबाव बनाते हैं तो वहां पार्टी लेवल का कोई विषय नहीं आता। इसीलिए कारपोरेशन में कोई कानून बनता नहीं है। जो यूडी बनाती है या राज्य सरकार बनाती है, सिर्फ और सिर्फ इंप्लीमेंट कराने का काम कारपोरेशन के जिम्मे होता है, उसको भी इन्होंने नहीं करने दिया। इसीलिए आज इस तरह की घटनाएं हैं, लेकिन क्योंकि निजाम साहब- छोटा आदमी जो राजनीति कर रहा है, जो कार्यकर्ता है किसी भी जी। तरह का, बीजेपी का भी हो सकता है, कांग्रेस का भी मैं हो उसी सकता पर आ है, रहा हूं, जब मैं उसी पर आ रहा हूं निजाम साहब, आपने जो जब कहा, वो बात ही नहीं कर सकता, उसको आप काम नहीं करने देंगे, वो काम ही नहीं करेगा, तो अपनी समस्या सरकार सर यहाँ के पर सामने आपने जो कैसे बात कही है, रखेगा? पते की बात कही है, शैलेश पांडे साहब, सुनने वाली बात है। जो अभी निजाम साहब ने कहा, निजाम साहब ने आपकी बात बोली है। वेरी फ्रेंकली, भारतीय जनता पार्टी का भी जो कार्यकर्ता है ना सर, वो बहुत परेशान है। मैं मजाक नहीं कर रहा हूं। वार्ड वाइज हर एक कोई ये वेट कर रहा है कि यार हमें कब मौका मिलेगा चुनाव लड़ने के लिए और कॉर्पोरेशन में जाने के लिए, लोगों की सेवा करें। क्योंकि प्रॉब्लम क्या है कि अभी लोग जो हैं, जो पुराने कॉर्पोरेटर थे, उन्हीं के पास जा रहे हैं। कोई भी समस्या हो, जो पुराना कॉर्पोरेटर था उसी के पास जा रहे हैं। और किसके पास जाएंगे? जो लोकल बीजेपी का आदमी है उसके पास जाएंगे। अब आप बताइए, वो उसके पास तो कुछ है नहीं बेचारे के पास। और वहां पर मैं आई बी वेरी फ्रैंक विद यू, भूषण गगरानी जी बहुत अच्छे आदमी हैं, लेट्स बी वेरी क्लियर, ही इज वेरी वेरी गुड ब्यूरोक्रेट, बट ही डज नॉट कंट्रोल ऑल द वार्ड्स। आपके जितने वार्ड्स हैं, और वार्ड ऑफिसर्स भी ज्यादातर अच्छे हैं आपके, लेकिन वार्ड ऑफिसर्स के नीचे जो काम करते हैं, शैलेश पांडे जी को सुनता नहीं है, बीजेपी वालों के भी नहीं सुनता कोई। शैलेश पांडे जी के घर में कुछ कॉर्पोरेटर है, उनके वाइफ कॉर्पोरेटर है। जी शैलेश पांडे जी आप बताएं, आई एम श्योर योर वाइफ शी मस्ट बी वेरी वेरी एंग्री, ये क्या हो रहा है यार, चुनाव तो कराओ। अब आप बताएं सर, पांडे साहब बोलिए, दिल से बोलना, अभी बीजेपी की तरफ से मत बोलना, दिल से बोलना जी। जहां तक मेरा और मेरी धर्मपत्नी पूर्व नगर सेविका स्नेहा पांडे जी का विषय है, तो स्नेहा पांडे जी जब और हमारे जनसंपर्क कार्यालय में जो भी लोग अपने कामों के लिए आते हैं, हम उनके कामों को महानगर पालिका के आयुक्त के पास ले जाते हैं, और या प्रभाग अधिकारी के पास लेके जाते हैं, या उस डिपार्टमेंट के, चाहे वाटर डिपार्टमेंट हो, चाहे कोई भी डिपार्टमेंट के एचओडी के पास लेके जाते हैं। तो हम जो काम बोलते हैं वो काम तो हो रहे हैं, ऐसा नहीं कि काम नहीं हो रहे। और मैं ये बात आपने बिल्कुल सही कहा कि अभी भी जो जनता है वो पूर्व नगर सेवकों के पास जा रहा है। वो हम भी देख रहे हैं कि हमारे भी जनसंपर्क कार्यालय में हमेशा पहले की तरह लोग आते हैं, भीड़ लगी रहती है, लोग अपने काम कराने के लिए आते हैं। कहीं रोड पे खड्डे हो गए, कहीं पेड़ों की छटाई करानी है, कहीं दवा का छिड़काव करना है, कहीं रोड बनाना है, कहीं गटर बनाना है, कहीं कोई डेवलपमेंट के काम करने हैं, कहीं सेवा के काम करने। तो वो सारी चीजें हम देखिए, हम भी अभी फुल टाइम उसी तरह, जिस तरह से नगर सेवक के रूप में पहले मेरी धर्मपत्नी की, आज भी वो एज अ समाज सेविका के रूप में वो वही सारे काम कर रही हैं, और जनता हमारे साथ है। लेकिन फिर भी वो आप जो बोले, मैं उसको सही मानता हूं कि जो फंड्स का विषय होता है, फंड्स तो भाई जब कोई कॉर्पोरेटर रहेगा तो कॉर्पोरेटर को ही उसका फंड मिलता है, और फिर उसके वो तय करता है कि उसको क्या काम करना है, क्या जरूरी काम है, किस जरूरी काम को पहले किया जाए और करने की आवश्यकता है। जनता के निर्देशन में, जनता के डिमांड पे वो सारे काम करने की आवश्यकता होती है। ये बात मैं बिल्कुल सही मानता हूं। लेकिन सर ये प्रशासकीय है, सर ये प्रशासकीय विषय है, वेरी फ्रैंकली स्पीकिंग। जैसे डिलिमिटेशन का विषय है, रिजर्वेशन का विषय है, सर दीज आर एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज। इसमें सुप्रीम कोर्ट कुछ नहीं कर सकता, सरकार को ही करना है। सरकार मतलब बाबुओं को करना है। सर आप मुझे ये बताइए, निजाम साहब आप बताएं, कोई बाबू जो है जहां पे आराम से बैठा हुआ है अपने दफ्तर में, वो क्यों चाहेगा कि नगर सेवक का कंट्रोल हो उसके सर पे? वो तो चाहेगा यार जितना डिले करो आगे, मतलब लॉब करते रहो आगे। बताएं निजाम साहब। बाबू का कोई नुकसान नहीं, वो तो ऐश कर रहा है ना सर, उसका मैं वही बोल रहा हूं, लेके जा रहा है। जो काम आ रहा है डेवलपमेंट का, वो कमीशन लेके जा रहा है, उसको कुछ पड़ी नहीं है। बाबू को क्यों पड़े रहेगी सर? करेक्ट। हम राजनीति में हम लोग हैं, पंडित जी राजनीति में। अभी उन्होंने अपनी वाइफ का बताया कि वो उनके यहाँ भीड़ लगती है, बिल्कुल लगेगी, क्योंकि आप जनप्रतिनिधि हैं। करेक्ट। तो ये जो विषय है, जहां कारपोरेशन का अभी मच्छर मलेरिया इतने बड़े पैमाने पे बढ़ गया, अब ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ कांग्रेस वाले को मच्छर काटेगा, बीजेपी वाले को नहीं काटेगा। जब आप नाला सफाई होगी नहीं, जब उसका काम ही नहीं होगा,
तो बाबू को क्या पड़ी है? तो ये विषय नहीं है सर राजनीति का, ये विषय है सामाजिक। वहां पंडित जी को भी सुबह बाजार में घूमने जाना है, हमको भी जाना है। अगर मच्छर आएगा तो इनको भी काटेगा, हमको भी काटेगा। तो जो व्यवस्था होनी चाहिए उसमें हम राजनीति नहीं कर रहे हैं सर। ये सरकार की फेरियरिटी है, सरकार को एक्सेप्ट करना चाहिए कि भाई वोट डालना, चुनाव कराना, वो बात समझ में आती है कि सरकार उसको डिले करे। लेकिन जो चीजें ऑफिस में बैठकर होंगी, डिलिमिटेशन का काम उसको रोड पे नापने जाना है क्या? उसको बैठकर चर्चा करके उसको बताना है कि भाई ये एरिया, उसको जितनी चीजें वोटर लिस्ट करनी है वो भी बैठ के होनी है। और अब तो डिजिटल का दौर है सर, तो ये सब चीजों से सरकार कैसे बच सकती है? वो तकलीफ है उसमें। चुनाव कराना मान सकते हैं साहब, आजकल आएगी लेट करो, कुछ लोगों का निजामुद्दीन जी जॉब है वो भी नहीं कर रहे हैं। एनजीओस का ये कहना है कि ये पॉलिटिकल इंटरफेरेंस खत्म होने से काम जल्दी और फास्ट हो रहा है, इसमें कुछ सच्चाई है क्या? पहले उनको बोलते नहीं, बिल्कुल झूठी बात है। देखिए एनजीओ क्या कहती है, एनजीओ का अपना एक इंटरेस्ट है। कोई भी राजनीतिक दल ये बात कभी नहीं कहेगा, चाहे वो बीजेपी हो, कांग्रेस हो, सेना हो, मनसे हो, कोई राजनीतिक दल ये नहीं कहेगा कि चुनाव नहीं होना चाहिए। अब उनका अपना इंटरनल विषय हो सकता है, क्योंकि जब चुनाव, देखिए ये जो छोटे लेवल के इलेक्शंस होते हैं, कारपोरेशन है, जिला परिषद है, ये बेसिकली तौर पर शहर को डेवलप करते हैं। चाहे वो पैसा ले ना ले या जो भी कर रहे हो, मैं उस पर कटाक्ष नहीं करता, लेकिन सत्यता यह है कि अगर ये बॉडी तैयार रहेगी, कारपोरेशन रहेगा, वहां मेयर बैठेगा, मेयर ऑफ काउंसिल बैठे, या जो साथी हैं जो किसी भी पार्टी के हों, उनको रोज सुबह जनता को फेस करना है। और 100 अगर लोग उनको फेस करना है, जरूरी नहीं कि 100 उन्हीं की पार्टी के हों, दूसरे पार्टी के भी हो सकते हैं। इसमें पंडित जी को चाहिए कि अपनी सरकार पर दबाव बनाए और चुनाव लेट नहीं होने दें। ये पूरी जनता, लेकिन निजाम साहब तकलीफ है उसमें। अरे निजाम साहब सुनिए तो सही, पंडित जी आप भी सुनिए। क्या है, डीलिमिटेशन इज नॉट अ वेरी इजी टास्क। मैं आपको बता दूं, डीलिमिटेशन जो अभी अब होने वाली है ना, क्योंकि पहले जो हुई थी वो तो रिजेक्ट हो गई, अब उसमें आपको अलग अलग जगह पर यह मालूम करना पड़ेगा वोटर्स लिस्ट क्या है, वोटर लिस्ट में कौन सी जगह पर ओबीसी रिजर्वेशन है, कौन सी जगह पर नहीं है। सर इट्स वेरी कॉम्प्लिकेटेड। लेट मी टेल यू दिस, व्हाट आई एम स्केयर्ड ऑफ, लेट मी टेल यू, मैं आपको अपना, मुझे जो डर है, आशंका जिस बात की, वो आपके सामने मैं रख रहा हूं, इसलिए मैंने ये सवाल को उठाया है। अदरवाइज वी वुड हैव गॉन स्ट्रेट टू शिंदे साहब स्टेटमेंट इन पुणे। ये प्रॉब्लम क्या होने वाली है सर, कि ये 6 महीने बल्कि 8 महीने लग सकते हैं इसमें, क्योंकि इतनी जल्दी नहीं होगी डिलिमिटेशन। इट इज वेरी वेरी डिफिकल्ट सर। क्या है कि अगर मान लीजिए, सब निजाम साहब एक सेकंड, आपने नई कॉन्स्टिट्यूएंसीज बना दी, इतने वार्ड्स में, ये वार्ड में अब ये है, ये वार्ड में ये है, इसमें ये है, इसमें ये आपने बना दी। उसके बाद कोई कोर्ट चला गया, स्टे लेके आ गया, फिर क्या करोगे? जैसे पहले हुआ था सर, अभी तक चुनाव नहीं हो पाए पांडे जी, क्योंकि स्टे आ गया था। कोई बंदा बॉम्बे हाईकोर्ट चला गया, स्टे लेके आ गया, अब दोबारा होने वाला है, फिर क्या करोगे? नहीं सर, जो स्टे आया था वो ओबीसी रिजर्वेशन को लेकर कोर्ट में ओबीसी का मैटर था और उसके रिजर्वेशन में परसेंटेज देने थे, वो विषय था। जहां तक डिलिमिटेशन का मुंबई का सवाल है, आपको याद होगा कि जब उद्धव साहब की सरकार थी तो एक डिसीजन ये हुआ कि 227 को बढ़ा के 237 कर दिया जाए, तो डिलिमिटेशन का इशू आया। जब देवेंद्र जी की सरकार आई तो देवेंद्र जी ने उस जो है ऑर्डर को कैंसिल करके उन्होंने कहा कि हमको पुराने पे करना है, यानी 227 पे करना है। कोर्ट ने अभी जो आपको जजमेंट दिया है उसमें इस बात को उन्होंने क्लियर कर दिया है कि राज्य सरकार जिस पर तैयार हो वो करना चाहिए। तो ऑलरेडी 2 चुनाव उसके बाद असेंबली और लोकसभा के हुए हैं, तो सारी चीजें क्लियर हैं, सारा पिक्चर क्लियर है। सिर्फ सरकार को निर्णय लेना है कि 227 पर करना है, जो पुरानी कॉन्स्टिट्यूंसी थी उसी को करना है। निजामुद्दीन जी, पॉलिटिकल विल नहीं है, आपका कहना है कि पॉलिटिकल विल नहीं है, पॉलिटिकल विल रूलिंग पार्टी के फेवर में नहीं है, तो फेवर में बनाते हम कोई अंतर्यामी बाबा तो है नहीं ना, हम बाबा रामदेव हैं ना दूसरे, तो मैं ये उसका दावा नहीं करता, लेकिन राज्य सरकार के लिए ये बड़ी बात नहीं है। जो पार्टी देश में ये कहती हो 1 नेशन 1 चुनाव की बात करती हो, अगर वो कारपोरेशन का भी चुनाव कराने में असमर्थ है तो फिर उसका भविष्य क्या होगा? मैं लेकिन सर कई लोगों का ये कहना है, लेकिन सर ये आवश्यकता है। मैं पंडित जी से फिर निवेदन करूंगा,
मेरा उनके व्यक्तिगत जो है बहुत विरोध मैं उनका कर सकता हूं राजनीतिक दल के नाते, लेकिन एक मानवता इंसानियत के नाते, जैसे कल मीरा रोड में परसों वो गए ना मोर्चा में, जी, वो गए। बीजेपी के नेता के नाते नहीं गए, जी। वो गए व्यापारियों के नेता के नाते, वो गए उत्तर भारतीयों के नेता के नाते, वो गए मीरा भाईंदर के रहिवासी के नाते। जी। जबकि आपको अच्छे से याद होगा थोड़े दिन पहले राज साहब ठाकरे ने अपने यहाँ एक सभा में हिंदी में भाषण किया और वो उत्तर भारतीय नेताओं ने उनके लिए ऑर्गेनाइज किया, वागीश सारस्वत, उनके एडवोकेट, इन लोगों ने, और उन्होंने हिंदी में भाषण दिया। तो ये भाषा की मोहब्बत भी नहीं है सर, उसको उन्होंने मारा सिर्फ डराने के लिए कि हम दादा हैं, हम राज्य करेंगे। अरे भाई, सरकार अगर राज्य करती है तो उसका पावर है, दुनिया का कितना बड़ा ताकतवर नेता होने दो, वो सरकार से बड़ा नहीं हो सकता। अगर सरकार के मन में है कि हम लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करेंगे तो कोई ताकत उससे बड़ी तो नहीं चलिए उसे कल सुधार देखते हैं सकता। क्या बोलते हैं राज साहब। राज साहब की बहुत बड़ी रैली है। मगर आप नहीं दिखाइए जा रहे राज हो। साहब का कि वो हिंदी में पूरा पंडित जी को भी दिखाइए, बट वो हिंदी में निजामुद्दीन बात साहब, करना कह रहे हैं आप कि नहीं- हमसे हमारे नेताओं ने कहा कि सर आप हिंदी में बोलिए, तो हमने हिंदी में भाषण किया। कितने बीजेपी के नेताओं ने उनका विरोध किया कि आप हिंदी में क्यों बात कर रहे मगर हैं? कल जाने करना रहे चाहिए ना। हर्षवर्धन सतपाल जी नहीं जा रहे कल के मेलावा में, शरद पवार साहब नहीं जा रहे कल के मेलावा में। सर, ये क्या देखिए, चक्कर अब है? तो वो विषय समाप्त हो गया है। अब जो जा रहा है अपना अपना काम कर ले। जो विषय था मराठी का, वो उसके सम्मान को रखते हुए सरकार और विपक्ष दोनों अपनी तैयारी में थे, लेकिन विजय हो गई, वो बात मानी गई। मगर आप भी विजय का हिस्सा हो, आप क्यों नहीं जा रहे हो? हर्षवर्धन सतपाल, शरद पवार जी, सतपाल जी, कोई नहीं जा रहा है। जो बुलाए हम तो जाएंगे ना। तो नहीं बुलाया देखिए, नहीं। हमारा भाषाओं से विरोध नहीं है, सारी भाषाएं इस भारत माता की गोद में हैं, और बढ़िया से बात करिए हर आदमी। आज हमारे यहाँ, हमारे उत्तर प्रदेश की सबसे पारंपरिक भाषा हमारी संस्कृति है। हमारे यहाँ एक जमाने में बाबा दादा से लेकर सभी बात करते थे, हम लोगों को क्लासों में पढ़ाया गया। अब जरूरी नहीं कि हम जाके हर जगह वही बात करें, लेकिन जो चीजें सम्मान सहित थी उस पर सब लोग एग्री हुए, वो बात हो गई थी। लेकिन ये विषय तो गुंडागर्दी और सरकार को चैलेंज है, ये तो सरकार को निपटना है, हमको थोड़ी निपटना बट है। सतपाल जी नहीं जा रहे। इसको तो महाराज शासन को निपटना है, मुख्यमंत्री, गृह मंत्री और पुलिस कमिश्नर को निपटना है। सतपाल हम जी तो नहीं बाहर जा रहे, खड़े हैं, शरद पवार जी जो नहीं जा रहे। सरकार कहे कि वो सुन क्या रहे हैं। संदेश है पूरे महाराष्ट्र को? दोनों नहीं जा देखिए, रहे, पूरे- शरद पवार जी नहीं जा रहे, पूरे सतपाल जी महाराष्ट्र नहीं में जा रहे। हम क्या ये कह संदेश रहे है? हैं कि आज अधिवेशन चालू है। अधिवेशन के दौरान सर आपने दसियों बार कवर किया है, आपने देखा है कि कोई अधिकारी कॉलर टाइट करके बाहर नहीं जा सकता, क्योंकि उसको डर रहती है कि अधिवेशन चल रहा है, कोई विषय आया और मैं जरा सा चूका तो मेरी नौकरी गई, ये होता है। लेकिन ये पहली बार देख रहा हूं कि अधिवेशन चल रहा है और जो है दादागिरी हो रही है, और हमारे नेता ये कह रहे हैं सरकार के जिम्मेदार, क्या आप में दम है तो मदनपुरा, भिंडी बाजार, नल बाजार में जाके कान के नीचे बजा क्या हो, ये राज्य के मंत्री का बयान है। शर्म की बात है ये नहीं आज मुख्यमंत्री को पूछना चाहिए ये पांडे कि जी से कैसे पूछते हैं। उन्होंने ये बयान दिया। ये पांडे जी से पूछते हैं। नारायण राणे के बेटे नीतीश राणे का नीतीश बयान राणे है, ने आप बयान सुनिए दिया। कल। जी। ये शर्म का विषय है। पूरा पांडे जी, महाराष्ट्र ये एक क्या है? साथ सरकार के साथ खड़ा था इस विषय को लेकर, दोनों विषयों पर, और वो राजनीति कर रहे हैं। ये पांडे जी मुख्यमंत्री की बताइए। जवाबदारी बनती है सर। अच्छा निजाम साहब, पांडे जी माननीय से पूछ लेते मुख्यमंत्री को हैं। चाहिए था कि इमीडिएट एक्शन लेते। पांडे नीतीश जी राणे पूछ को ले। कैबिनेट से निकाल बाहर करिए। निजाम साहब, जो पांडे जी से समाज पूछ को ले। बांटने की बात सीधे सीधे कर रहा है। जी पांडे जी, ये क्या बात है सर? नीतीश राणे जी क्या बोल रहे हैं? मदनपुरा, वहां जाकर हिम्मत है तो मदनपुरा में जाओ, मोहम्मद अली रोड पे जाओ। सर ये क्या है सर? पांडे जी, ये ऐसे किसी मंत्री को बोलना चाहिए क्या? आप बताइए सर प्लीज। मैं इस बात को, नीतीश राणे की बात को एक सांकेतिक में समझता हूं, क्योंकि राज ठाकरे जी हमेशा उनके बैनरों में लिखते हैं कि हिंदुत्व चलेगा, हिंदी नहीं चलेगा। जी। और जब हिंदुत्व की आप बात करते हो, हिंदुत्व के नेता बनते हैं, हिंदुत्व के पुरोधा बनते हो, तो आप हिंदुत्व के विषय में कुछ बोलते ही नहीं हो। आपको दूसरे भाषाओं के बैनर चलते हैं, उर्दू के बैनर चलते हैं, अन्य भाषाओं के चलते हैं, आपको तकलीफ हिंदी से हो जाती है। आपके कितने नेता हैं जो इंग्लिश स्कूलों में उनके बच्चे पढ़ते हैं? आप अंग्रेजी का विरोध नहीं करते, जो कि विदेशी भाषा है, लेकिन जो हमारी स्वदेशी है, मां समान हिंदी है, आप उसका विरोध करते हो। तो ये कहीं न कहीं एक तरह से सांकेतिक विषय है कि देश में बहुत सारे ऐसे
अगर आप हिंदुत्व की बात करते हैं तो बांग्लादेश में हिंदुओं की हत्याएं हुई, दंगाएं हुए, भगवान के मंदिर तोड़े गए, आपने उस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। आप पश्चिम बंगाल में हिंदुओं के साथ गलत हुआ, आपने उसके खिलाफ कोई बात नहीं की। मालेगांव के अंदर बोरीवली करके एक गांव है, साकिब नाचन नामक व्यक्ति ने उसको वहां पे एक सरिया कानून जैसा लगाने की बात कही, वो सारी चीजें मीडिया में आई, एनआईए वहां पे गया, कितने लोग अरेस्ट हुए। आज देश की सुरक्षा का विषय है, आपने उस पर एक शब्द नहीं कहा। इतने बड़े बड़े महाराष्ट्र के अंदर विषय है, महाराष्ट्र के हित के विषय है, देश के हित के विषय है, आप उस पर एक शब्द नहीं बोलते। और आपके कार्यकर्ता छोटे छोटे गरीब उत्तर भारतीयों को, गरीब राजस्थानी व्यापारियों को और छोटे लोगों का जाकर थप्पड़ मारते हैं। जिस तरह से, मुझे बताइए, वो जो चौधरी जी थे, जिस प्रकार से वो थप्पड़ पड़ रहा था, मैं सही बात बोलता हूं, मुझे तो ऐसा लग रहा था कि वो थप्पड़ मेरे गाल पे पड़ रहा था। और वो जो कल 5000 से ज्यादा व्यापारी और आम नागरिक आए थे ना, मैंने भी उनसे चर्चा की, उनका भी यही भावना था कि वो थप्पड़ बाबूराम चौधरी के गाल पे नहीं, बल्कि वो पूरे देश के प्रत्येक नागरिकों के गाल पे वो थप्पड़ था। क्या इस देश के अंदर भाषा के नाम पर आप आतंक मचाएंगे, भाषा के नाम पर आप मारपीट करेंगे? ये किस तरह का न्याय है, किस तरह का आपका काम है? आप हिंदुओं की हत्याएं हो रही है, हिंदुओं के धर्मांतरण किए जा रहे हैं, हिंदुओं के बहुत सारी बातें हो रही है। तो कब अरेस्ट कर रहे हैं सर? के विषय पे क्यों नहीं बोलते? मालेगांव जाकर आप वहां पर क्यों नहीं मालेगांव की रक्षा? तो क्या आप राज ठाकरे को अरेस्ट करेंगे? तो राज ठाकरे जी को आप गिरफ्तार करेंगे क्या सर? पूछ रहा हूं आपसे। और दूसरी बात, मैं आपके चैनल पे जो सर, आप राज ठाकरे जी को अरेस्ट करेंगे? राजन विचारे ने अपने कार्यालय में वो 3-4 लोगों को बुलाकर पैर पकड़ के माफी मंगवाई और उनको जी राजन विचारे जी ने किया। मैं उसका भी विरोध करता हूं। तो राजन विचारे को अरेस्ट कर रहे हैं? ये किस तरह की राजनीति महाराष्ट्र में ये उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे और ये शिवसेना और मन से लेके जा रहे हैं महाराष्ट्र को? आज महाराष्ट्र तो शैलेश पांडे जी क्या राजन विचारे को अरेस्ट कर रहे हैं? लेकर चलने की संस्कृति है, सबको गले। आज मैं हुआ, रायन भाई हुए, आप हुए, प्रदीप जी हुए, हम सभी लोग सड़क पार की है। लेकिन आज मैं शैलेश पांडे 6 पीढ़ियों से मैं यहाँ रह रहा हूँ, मेरी 6वीं पीढ़ी है, मेरे बच्चे यहाँ पैदा हुए, मुझे मराठी बहुत अच्छे से आती है। मैं नायगांव दादर स्कूल में पढ़ता था, मुझे हिंदी से ज्यादा मार्क्स मराठी में मिलते थे। मराठी में मैं कविताएं लिखता हूँ। लेकिन शैलेश पांडे जी जवाब तो दीजिए, क्या आप कार्रवाई करने वाले हैं? सर प्लीज, क्या आप राज ठाकरे जी के खिलाफ, राजन विचारे जी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेंगे? पूछ रहा हूं। मैं एक बात ही मैं राज ठाकरे जी से और उद्धव ठाकरे जी से ये पूछना चाहूंगा कि और बताना चाहूंगा कि छत्रपति शिवाजी महाराज के दरबार में कवि भूषण जी थे, जिन्होंने छत्रपति शिवाजी महाराज का गोदान का पुस्तक अवधि और आप कार्रवाई नहीं करेंगे, आप भाषण देंगे। शिवाजी महाराज के दरबार में कवि कलश थे, जिन्होंने छत्रपति संभाजी महाराज की अपनी जान दे दी। और एमएनएस ने कहा, नितेश राणे के विरोध में एमएनएस ने कहा, जब रजा एकेडमी का मोर्चा हुआ आजाद मैदान में और पुलिस वुमन पे, जो महिला कांस्टेबल पे अटैक हुआ, उनका मॉलेस्टेशन हो गया, तो सिर्फ मन से ही बाहर निकलकर हंगामा किया। रजा एकेडमी के खिलाफ अगर किसी ने आवाज उठाया था तो सिर्फ मन से था। वो कहा कि बीजेपी कहां थे, बीजेपी क्यों नहीं कुछ किया? रजा एकेडमी के खिलाफ सिर्फ मन से ही सामने आया, मन से ही पूरा मोर्चा निकाला, मन से ही सरकार से निवेदन किया। तो जहां आपको प्रोटेस्ट करना है आप करते नहीं। मनसे का यह कहना है, मनसे का कहना है कि हिंदुत्व का असली सपोर्टर मनसे है। पांडे जी, रजा एकेडमी, पांडे जी मैंने उस वक्त भी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने उस घटना की, रजा अकादमी की तीव्र शब्दों में निंदा की थी। और हम ऐसी घटनाओं को बिल्कुल भी हम साथ देने का सवाल ही नहीं उठता है, हम उसका विरोध करते हैं। और वो घटना बड़ी निंदनीय थी सर। लेकिन मैंने सुना है, लेकिन मैं ये चाहता हूं, मैं देखिए राजू जी, मैं मेरे मीरा भाईंदर शहर की बात बताता हूँ। मीरा भाईंदर शहर एक मिनी भारत है, मिनी भारत।
यहाँ पर मराठी आगरी कोली समाज का ये मीरा भाईंदर है, मुंबई है, महाराष्ट्र है भूमिपुत्रों का, और वो हमें बहुत प्यार से अपने साथ रहते हैं। मराठी लोग बहुत अच्छे होते हैं और महाराष्ट्र की संस्कृति, महाराष्ट्र की भाषा, देव देश धर्म की नीति है, वो हमें आगे बढ़ाती है और हम दूध में शक्कर की तरह रहते हैं। यहाँ कोई विवाद है ही नहीं मराठी भाषिकों का, मराठी लोगों का। हम सब प्यार से रहते हैं, प्यार से एक दूसरे के सुख दुख में काम में आते हैं। ये तो इस सुख दुख और प्रेम में ये नमक डालने का काम मनसे के कुछ कार्यकर्ता कर रहे हैं। और मैं मीरा भाईंदर की बात तो, मीरा भाईंदर के जो कुछ स्थानिक नेता है वो भी बहुत अच्छी हिंदी बोलते हैं। मेरे तो कई मित्र भी हैं कई विषयों पर। रिक्शा, मेरी भी एक रिक्शा यूनियन है यहाँ तो निजाम साहब, तो निजाम साहब आपको क्या लगता है, निजामुद्दीन रहीम साहब, पांडे जी अब जरा निजाम साहब से पूछ ले, आप काफी देर बोल लिए ना सर। की वजह से आज पूरे पार्टी को बदनामी ये सर काफी देर बोल लिए ना साहब आप। मैं निजाम साहब के पास जाता हूँ। अपने निजामुद्दीन रहीम साहब, पांडे जी की बातों से आपको लगता है कोई एक्शन होगा क्या? बिल्कुल नहीं। देखिए सर, एक लाइन का विषय था, एक लाइन के विषय में पंडित जी ने अयोध्या से लेके बनारस से लेके सब जोड़ डाला जी। एक लाइन का विषय है, उनको जवाब यही देना चाहिए कि हमारी सरकार ये कार्रवाई करेगी, कल अरेस्ट करेगी, अभी अरेस्ट करेगी। अगर वो ये दावा करें कि हमारी सरकारों पर अगर आक्षेप आए, तो आपने देखा होगा कि कांग्रेस ने हर वो काम किया, चाहे कितना बड़ा अपराधी रहा वो जेल में गया। तो ये बिल्कुल इनको तय करना चाहिए कि जो भी आदमी नफरत पैदा करेगा, जो भाषा का विरोध करेगा, जो इस तरह की चीजों पे, उस पर तत्काल कार्रवाई करके सरकार को उन्हें जेल भेजना चाहिए। ये सरकारी की ड्यूटी इसीलिए है, लोग सरकार इसीलिए चुनते हैं कि उनको आप आसानी कर सकें। अगर वो ये नहीं कर पा रहे हैं तो उनकी जवाबदारी है। जहां तक दूसरे विषय हैं वो राजनीतिक हो सकते हैं, लेकिन ये मुद्दा ऐसा है कि हम महाराष्ट्र में छत्रपति शिवाजी महाराज के दौर से आए हैं और हमारे यहाँ से ही पंडित गागा भट्ट यहाँ आकर उन्होंने राज्याभिषेक कराया। पंडित जी को अच्छे से पता है क्योंकि ये ब्राह्मण है, इनको हमसे ज्यादा बढ़िया जानकारी है। तो मुझे तो गर्व है कि हमने राज्याभिषेक भी अपने प्रदेश से यहाँ आके कराया। तो हम भाषाओं के झगड़े में क्यों जाएंगे? लेकिन जो यहाँ रह के भाषाओं के झगड़े पे बदमाशी कर रहे हैं, पंडित जी को चाहिए, क्योंकि वो प्रदेश के प्रवक्ता हैं महाराष्ट्र के, वो सिर्फ मीरा भाईंदर के नेता नहीं है। अगर वो महाराष्ट्र के प्रवक्ता हैं तो उनके अध्यक्ष को बोलकर और सरकार को बोलकर तत्काल इन सबको जेल भेजना चाहिए, जिससे दोबारा कोई ऐसा दुस्साहस न करे। निजामुद्दीन जी, मगर देवेंद्र फडणवीस जी ने अपने स्पष्ट भूमिका रखा है। उन्होंने कहा कि बॉम्बे स्कॉटिश में जिसके बच्चे पढ़ रहे हैं उनको कोई हक नहीं बनता कि कोई लैंग्वेज जो इंडियन लैंग्वेज का अपोज करे। फडणवीस जी ने क्लियर कट अपना रुख रखा, मगर कांग्रेस अपना रुख साफ नहीं किए। कांग्रेस अपना रुख दोनों जगह है, कांग्रेस तरफ भी है, कांग्रेस उस तरफ भी है। मेरी बात सुनिए, आज इसको देवेंद्र फडणवीस जी कहें या ना कहें, आज देवेंद्र फडणवीस जी की बच्ची कहां पढ़ती है, या मुख्यमंत्री इससे पहले जिनके लोग हैं उनके बच्चे कहां पढ़ते हैं? देखिए, ये उलझाना कि कौन अंग्रेजी पढ़ेगा कौन हिंदी, वो छोड़ दीजिए। आप आईएएस आईपीएस के जितने कैडर महाराष्ट्र के हैं सारे मराठी बोलते हैं ना, सारे मराठी बोलते हैं और शानदार मराठी बोलते लिखते हैं, क्योंकि विषय सब्जेक्ट उसी में काम करना है उनको। तो ये उलझाने से बेहतर है कि पंडित जी एक्सेप्ट करें कि अभी तक कार्रवाई नहीं हुई है, हम सरकार पे दबाव डालेंगे कि तत्काल कार्रवाई करके इस विषय को समाप्त करें। अगर कार्रवाई नहीं करेंगे तो बीजेपी के खुद के कार्डर खिलाफ हो जाएंगे। कि बागी सारस्वत उनके नेता हैं। जी जी, दुरुस्त बात। बागी सारस्वत उनके नेता हैं और उनके एडवोकेट जो है वो दुबे जी हमारे, वो दोनों उत्तर भारतीय नेता हैं और एमएनएस में नेता हैं और दोनों बड़े नेता हैं, राज साहब के साथ बैठते उठते हैं। तो उनको चाहिए कि अगर मराठी प्रेम का विषय था तो हिंदी में उन्होंने क्यों सभा आयोजित की? अगर उन्होंने आयोजित की तो बीजेपी को ऑब्जेक्शन होना चाहिए, हमें तो नहीं होता। से गर्वान्वित है कि हमने ऐसे ब्राह्मण को महाराष्ट्र लाया जिसने छत्रपति शिवाजी महाराज का जय जयकार किया, राज्याभिषेक किया, उनको राजा बनाया, इसका श्रेय और उनको क्षत्रिय माना। दूसरा महाराष्ट्र के लोग भगवान गणेश की पूजा करते हैं। हमने शिव की पूरी जो व्यवस्था है वो हमने उत्तर प्रदेश में रखी है, सारी देवताओं की व्यवस्था भी हमने उत्तर प्रदेश में रखी है।
चाहे कितनी बातें यहाँ कर ले, उत्तर प्रदेश जाना होगा, अपने सारे देवस्थानों पे उन्हें पूजा करनी होगी, चाहे वो भगवान कृष्ण की हो, महावीर की हो, गौतम बुद्ध की हो, या सारनाथ, जहां यहाँ बनारस, या सारा हमारे पास है। तो हम तो गर्वान्वित विषय के आदमी है भाई, हम तो बार बार कह रहे हैं। तो आखिर में मैं पूछता हूं सर, ये तो बहुत बड़ी बात हो गई। हर हर महादेव, आपने जबरदस्त बात कह दी निजामुद्दीन रहीम साहब, मान थैंक यू सर, थैंक यू। अरे पंडित सर, जी आई को एम वेरी प्राउड ऑफ यू। बधाई कि उन्होंने मोर्चे में साथ दिया वहां की जनता को। आई एम रियली प्राउड ऑफ यू सर। बट बट लेट मी गो अक्रॉस टू शैलेश पांडे साहब। वन लास्ट क्वेश्चन सर। पांडे साहब, हाल ही में पुणे में एक सभा हुई जिसमें आदरणीय सम्माननीय अमित शाह साहब थे, हमारे शिंदे साहब भी थे और अजित पवार भी थे। शिंदे साहब ने कहा, अपना भाषण समाप्त करने के बाद, बहुत बढ़िया कविता उन्होंने सुनाई अमित शाह जी के लिए, बहुत जबरदस्त कविता सुनाई उन्होंने। और उसके बाद उन्होंने कहा जय हिंद, जय महाराष्ट्र, और एक हेजिटेशन की बात बोला, जय गुजरात, क्योंकि गुजराती सभा थी। सर, इसका क्या मतलब, इसका क्या मतलब निकाला जाए? अभी पहली बार मैंने एकनाथ शिंदे साहब के मुंह से जय गुजरात सुना है, क्या मतलब हुआ इसका? आप बताएंगे सर कुछ? पांडे जी, वो सपकाल जी ने बहुत क्रिटिसाइज किया है निजामुद्दीन जी के जो सरदार है, उन्होंने बोले कि बहुत गलत किया है, ये नहीं होना चाहिए, क्या चल रहा है? किसने क्रिटिसाइज किया है? सबकाल जी, निजामुद्दीन, महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी। गुजरात में भाषण कर रहे होते और जय गुजरात बोलते, कोई इतराज नहीं हो सकता। हर नेता को आजादी है, कोई भी बात करे, लेकिन अगर महाराष्ट्र की अस्मिता के लिए वो खुद को दावा करते हैं कि मैं हिंदुत्व का और महाराष्ट्र का नेता हूं, मेरे बगैर महाराष्ट्र नहीं है, ये शिंदे साहब का खुद का स्पीचेज है, तो अगर वो महाराष्ट्र में ऐसी बात करते हैं तो जय उत्तर प्रदेश भी उनको बोलना चाहिए, क्योंकि बहुत नाना पाटोले जी ने आलोचना किया है। हमारे यहाँ से आए ना। पंडित जी आप बताइए। नहीं दिया शैलेश पांडे जी बोलिए। पांडे जी, नाना पाटोले जी आलोचना किया, सतपाल जी ने आलोचना किया, पूरे कांग्रेस वाले आलोचना कर रहे हैं। अरे निजाम साहब, उनको बोलने दीजिए ना, आप बोलने राजीव जी, बोलिए। ये बहुत ही नॉर्मल सी बात है। कोई भी नेता किसी भी कार्यक्रम में जाता है, वो जिस समाज का कार्यक्रम होता है उस समाज का गुणगान करता है, उस समाज का वंदन करता है, और वो गुजराती समाज का कार्यक्रम था, तो वहां पे वो स्वाभाविक रूप से, नॉर्मल रूप से उन्होंने ये बात कही, और ऐसा नहीं कि कोई आसमान टूट गया या कोई नई बात हो गई। इसके पहले मैंने आज ये क्लिप देखी, उद्धव साहब ठाकरे ने भी जय गुजरात उन्होंने किसी कार्यक्रम में कहा है, शरद पवार जी ने वो रेवाड़ी में कहीं कोई सभा थी, वहां पे जय गुजरात का है, जय कर्नाटक का भी बोला पवार साहब। देखिए, जनरली होता क्या है कि आप जिस समाज के कार्यक्रम में जाते हैं तो उस समाज को अभिवादन करने के लिए आप वो शब्द का इस्तेमाल करते हैं, मुझे इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं लगती है। और दूसरी, वैसे गुजरात हिंदुस्तान का हिस्सा है ना, इंडिया का हिस्सा है ना, भारत का हिस्सा है, सभी समाज के लोग रहते हैं, तो हमारा तो नारा ही है, सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, सबका विश्वास। जी, वंडरफुल। पेशवा बाजीराव, ये लास्ट, पेशवा बाजीराव का पुतला एनडीए में लग रहा, तो एमपीसीसी चीफ हर्षवर्धन सतपाल जी ने फिर आलोचना किया, बोले पूरे महाराष्ट्र में पेशवाई इनको एस्टैब्लिश करना है, पेशवाई राज एस्टैब्लिश करना है। ये पांडे जी, ये आलोचना किस प्रकार से देखते हो आप? क्या पेशवाई राज आप पूरे कर रहे हो पूरे महाराष्ट्र में? देखिए, परम पूज्य बाजीराव पेशवा जी, इन्होंने अपना पूरे जीवन में 41 लड़ाइयां लड़ी, सारी की सारी लड़ाइयां जीती, और अटक से अटक तक हिंदुस्तान का, मराठा साम्राज्य का भगवा ध्वज उन्होंने फहराया, बढ़ाया। आज मैं बहुत ही सहृदय कहता हूं कि छत्रपति शिवाजी महाराज, जो हमारे महाराष्ट्र के साथ साथ अखंड हिंदुस्तान के आराध्य देव हैं, छत्रपति शिवाजी महाराज की हिंदवी स्वराज को और उनके विचार को जी विस्तार से पूरा देश के अंदर दिल्ली तक पहुंचाने का काम अगर किसी ने किया तो वो बाजीराव पेशवा जी ने किया। तो भले कोई पेशवाई कहे, वो पूरे जीवन भर छत्रपति शिवाजी महाराज के हिंदवी स्वराज और महाराज के विचारों को का विस्तार देने का काम ही बाजीराव पेशवा जी ने किया, और इस बात को हमें बिल्कुल भूलना नहीं चाहिए। और मराठा साम्राज्य का जो महिमा है, मराठा साम्राज्य की जो पराक्रम है,
शूरता, वीरता है, हमें उसका गुणगान करना चाहिए। छत्रपति शिवाजी महाराज से लेकर अब तक के भी जो छत्रपति चले आ रहे हैं और जो अभी पहले पेशवा से लेके अब तक के पेशवा चले आ रहे हैं, सारे सरदार रहे, फिर चाहे उसमें होलकर परिवार के लोग रहे हो, शिंदे परिवार के लोग रहे हो, या सभी परिवार के लोग, राजमाता अहिल्याबाई होलकर, आज देखिए ये छत्रपति शिवाजी महाराज की उस परिपाटी को उन्होंने आगे बढ़ाते हुए पूरे देश के अंदर हिंदुत्व की अलग जगाई। मुगलों ने, औरंगजेब ने जिन मंदिरों को ध्वस्त किया था, चाहे वो काशी विश्वनाथ का मंदिर हो, चाहे तमिलनाडु का मंदिर हो, चाहे कर्नाटक में विठल जी का मंदिर हो, यहाँ तक कि कश्मीर के मार्तंड मंदिर का भी पुनर्निर्माण, उद्धार करने का काम राजमाता अहिल्या देवी होलकर जी ने किया। ये बाजीराव पेशवा जी उस परिपाटी के हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज के हिंदवी स्वराज के विस्तार और विस्तार के वो वंशज हैं, वो परिवार के सदस्य हैं। तो कहने का मतलब ये हुआ पांडे जी, अब इसमें प्रॉब्लम कहां पर आने वाली है आप जरा समझिए ना। प्रॉब्लम ये आने वाली है कि जितने भी महार हैं, जितने भी ओबीसी हैं, जितने भी शेड्यूल ट्राइब्स हैं, उन सब लोगों को अब कांग्रेस उकसाएगी, याद रख लेना। और ये कहेंगे देखो वापस ब्राह्मणवाद आ रहा, देख लो, फिर क्या करोगे आप। पेशवाई को लेकर के बहुत जगह पर बहुत अच्छी सोच नहीं है सर। महाराष्ट्र की ही बात कर रहा हूं, अंबेडकर साहब को ही पढ़ लीजिए, बाबा साहेब अंबेडकर, भीमराव अंबेडकर को ही पढ़ लीजिए। लेकिन दैट्स ए सेपरेट इशू, वो बहुत लंबा इशू हो जाएगा, बहुत लंबा विषय हो जाएगा। लेकिन चलते चलते जो मुझे खबर है मैं आपको बता दूं। सर दैट्स अ वेरी सर आई डोंट डिसएग्री विद यू सर, आई डोंट डिसएग्री विद यू सर। मैं आपसे पूरी तरीके से सहमत हूं, मैं आपसे भी और निजाम साहब से भी। लेकिन यहाँ पर मैं छोटी सी बात, हम किसी भी महापुरुष पे टीका टिप्पणी जी मैं छोटी सी बात आपके सामने रखना चाहता हूं। वो ये है कि जो डिलिमिटेशन की बात कर रहे थे ना सर निजाम साहब, आप अभी जो खबर आ रही है वो ये आ रही है कि उद्धव ठाकरे जी जब यहाँ पर मुख्यमंत्री थे तो 237 के करीब सीटों की बात हो रही थी, अब 248 के करीब सीटों की बात हो रही है। विच इज द रीजन व्हाई दिस विल गो अप टिल फरवरी। अगले साल 2026 फरवरी तक ही बीएमसी के चुनाव होंगे। मुझे ऐसा लग रहा है 80% आई थिंक आई एम राइट, 80% मैं आपको बोल रहा हूं। लेकिन जैसा पांडे जी ने कहा हो सकता है दिसंबर में भी हो जाए, दिसंबर में भी हो जाए तो अच्छा है। आई थिंक वील हैव नहीं होंगे सर, नहीं होंगे, फरवरी में चुनाव होगा। फरवरी में होंगे जहां तक मेरा ख्याल है। आई थिंक फरवरी में चुनाव होगा, लेकिन हो जाए। लेकिन मेरा ये कहना है निजाम साहब, पांडे साहब, भले फरवरी में हो, दिसंबर में हो, या अगले, मैं कहता हूं अगली जुलाई में हो, लेकिन हो जाए यार। कॉर्पोरेशन चाहिए। ये डर है, ये चुनाव से हर पार्टियों में लीडर पैदा होते हैं, मगर डर लगता है पार्टियों में लीडर पैदा होते हैं। दूसरी चीज क्या है कि जो छोटे कार्यकर्ता हैं उनको ये लगता है कि भाई मुझे सम्मानित किया गया, पार्टी ने टिकट दिया, मैं कारपोरेटर बना। दूसरी चीज तो मैं ये समझता हूं कि सरकार को बड़ा दिल करना चाहिए, जितना जल्दी संभव है चुनाव करा के सर गोपीनाथ मुंडे जी, सर मेरी बात सुनिए। जिस तरह मुंबई शहर के हालत, कोई गटर सफा नहीं हुआ, कुलाबा जैसे एरिया में मच्छर आ गए सर। कभी कुलाबा में मच्छर नहीं आते थे, इसलिए कि व्यवस्था नहीं है। यही कुलाबा में निजाम साहब, अब उसकी वजह क्या है? जनता के, अब मेरा मुंह मत खुलवाओ सर, बहुत ये डर है कि वन नेशन वन, पांडे जी, निजामुद्दीन जी जो बोल रहे थे वन नेशन वन पोल में होगा तो बहुत रुकना पड़ेगा पांडे जी। वन नेशन वन इलेक्शन, बिहार में 7 टर्म में इलेक्शन करने जा रहे हैं सर। मैं आपको 7 फेज में बिहार में चुनाव करना है उनको। 7 एक पांडे जी सुनने वाली बात है, शैलेश पांडे जी, चलते चलते आपके सामने बात रखना चाहता हूं। गोपीनाथ मुंडे जी मेरे बड़े अच्छे मित्र हुआ करते थे, तो प्रमोद महाजन जी भी बहुत क्लोज थे, ठीक है सर। वो दोनों एक ही चीज कहा करते थे, और निजाम साहब के खास नेता और मेरे बड़े अच्छे मित्र, मेरे बड़े भाई मुरली देवरा साहब, वो सिर्फ एक ही बात कहा करते थे कि यार कॉरपोरेशन में अगर कॉरपोरेशन का इलेक्शन नहीं होगा तो नए नेता पैदा कहां से होंगे? सीधी बात है, नए नेता किसी भी पार्टी में पैदा नहीं हो सकते जब तक कि आप पंचायत का चुनाव ना कराएं, कॉर्पोरेशन का चुनाव ना कराएं। सर हर पार्टी के सर्वाइवल के लिए, नई फसल आने के लिए, नई जनरेशन टेक ओवर करने के लिए सर ये बहुत जरूरी है। वी मस्ट डू इट, वेदर यू डू इट इन दिसंबर और यू डू इट इन फरवरी और you do it next December, but please do it. That's all I'm saying. Thank you, gentlemen. It's been a great pleasure and what a lovely discussion.
मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि आप दोनों ने एक दूसरे को बोलने दिया, एक बिना दूसरे की झगड़े, बात सुनी, बिना झगड़े। एक दूसरे की बात बहुत अच्छे तरीके से सुनी। और जहां तक कॉर्पोरेशन का सवाल है, वहां तो कोई ऐसा असहमति है नहीं। और लॉ एंड ऑर्डर का सवाल है, आई थिंक बोथ ऑफ यू आर एग्रीड कि कोई भी अगर कानून को अपने हाथ में लेता है तो कानून उसके ऊपर पूरी कार्रवाई होनी चाहिए कानूनन। सीधी सादी बात है। थैंक यू जेंटलमैन, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू, नमस्कार। धन्यवाद, Thank you. नमस्कार, Thank you so much. जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय श्री राम। थैंक यू। But that was a lovely discussion. Fantastic. And it was so civilized. Yes, I am surprised. Probably because you didn't raise the Bori topic. By chance आपने बोरी टॉपिक रेज किया होता तो then निजामुद्दीन जी अपने आप फ्लेयर अप हो जाते हैं। सर क्या है कि वो लोकल टॉपिक के ऊपर ज्यादा बात करें तो अच्छा है, बिकॉज एट द लोअर लेवल यहाँ पर हम बात कर रहे हैं द लोकल इलेक्शंस हैव टू बी स्ट्रेंथेंड एटसेट्रा। तो मुझे नहीं लग रहा सर कि फरवरी के पहले भी चुनाव हो रहे हैं। जैसे निजाम साहब बिल्कुल ठीक बोल रहे थे, 2026 में होंगे सर चुनाव, अभी बोल रहा हूँ मैं। उसके पहले सर्वे कंप्लीट नहीं हुआ सर, उसके ऊपर जो पूरी कार्रवाई होनी है इलेक्शन कमीशन की तरफ से। एंड इलेक्शन कमीशन हरकत में तभी आएगी जब लोकल एडमिनिस्ट्रेशन काम करेगी। लोकल एडमिनिस्ट्रेशन अपना काम शुरू करेगी अक्टूबर में, दिसंबर तक उसका काम खत्म होगा। 2 महीने तो चाहिए ना सर इलेक्शन कमीशन को, ऑन अ लोअर लिमिट बाय द वे। बट देयर इज अ पॉसिबिलिटी दैट बीएमसी इलेक्शंस माइट इवन बी इन 2026 दिसंबर। बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट। That's extreme. कोई बड़ी बात नहीं है, Stretching it to all sense. कोई बड़ी बात नहीं है सर। 2026 में भी हो सकते हैं, और अगर 2026 में होने हैं तो फिर तो ये कहा जाएगा तो सीधी सादी तौर पे 2029 में ही कराओ। 1 नेशन 1 इलेक्शन, सारे इलेक्शन इकट्ठे, ऐसी क्या बात है जैसे आपने कहा। सो दैट मींस वी आर लुकिंग एट 2029। लेकिन उसके अलावा One nation, one election. Oh God. some bad news as far as the Edgbaston test is concerned, Pradeep ji. Yes. As usual, we did very well, got 5 wickets out for 89, and now both Harry Brook and Jamie Smith, they've both scored centuries. Harry Brook on 140, Jamie Smith on 157. We have not been able to get their wickets. England are now at 355 for 5. In all likelihood, they will be able to avoid the follow-on because they need about 387 to avoid the follow-on because India got out for 587. So, we need a finisher. Bowling attack is not good enough. Bowling is, even when we had all spinners, we were forced to reckon with. The bowling is terrible. We need an absolutely fit Mohammad Shami, and we need an absolutely fit Jasprit Bumrah, and we need a more adventurous captain who will at least give his bowlers 4 slips in a gully. आपने 587 रन बनाए यार, आप मतलब 3 स्लिप भी नहीं दे रहे, कर क्या रहे हैं आप? I find it strange. Anyway, all the best to them. That's all that I can say. That's it. That's all we've got for you in tonight's show. आज के शो में सिर्फ इतना ही। और वो जरा सब्सक्राइब जरूर करें भैया चैनल को। To the fastest growing channel of the nation, click on that icon. Please do subscribe to the channel. Subscribe. And before we go, Pradeep ji, I really would like to hear that. Can we play that, by the way, that small little clip of एकनाथ शिंदे साहब का क्लिप है हमारे पास वो? वहाँ उसको जरा दिखाइए ना प्लीज, जहाँ पर उन्होंने जय गुजरात बोला है। Can we hear it please? जरा दिखाइए प्लीज। Before we go, can we show that? आप इरादों से तो चट्टानें भी डगमगाती है, आपके बुलंद इरादों से तो चट्टानें भी डगमगाती है, आपके बुलंद इरादों से तो चट्टानें भी डगमगाती है। दुश्मन क्या चीज है, तूफान भी अपना रुख बदल देता है। आपके आने से यहाँ की हवा का नूर बदल जाता है, आपके आने से यहाँ की हवा का नूर बदल जाता है, आपके नाम से हर शख्स आदब से झुक जाता है। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय गुजरात। आपके बुलंद इरादों से तो चट्टान। Right, Jai Gujarat. And that's what he doesn't say just out of a slip of a tongue. No, he doesn't. It's a pure, planned, cool, deliberate act. सर उन्होंने जय हिंद जय महाराष्ट्र बोला, उसके बाद Yes. सडनली याद आया कि जय गुजरात बोलना भूल गए, बिल्कुल। तो उन्होंने कहा जय गुजरात। अब इसमें क्या राजनीति चल रही मुझे मालूम नहीं है। शायद एकनाथ शिंदे साहब एक संदेश भेज रहे हैं कि यार आपको शायद मुख्यमंत्री बदलना नहीं चाहिए था, शायद मुझे ऐसा लग रहा है। In any And event, immediately after that, you had Fadnavis announcing that yes, strict action will be taken. Law will take its own course right? and strictly. But I really admire Mr. Amit Shah.
क्योंकि आप देखिए ना अमित शाह साहब और नरेंद्र मोदी जी को इस तरीके से जो प्रशंसा के पुल जो बांधते हैं लोग उनकी तारीफ में है, मतलब इट मस्ट बी वेरी हार्ड फॉर देम टू शिफ्ट द ग्रेन फ्रॉम द to not- shaft, Yes. to know exactly who's saying what. Yeah, really very, very difficult job, especially when people all around are really praising you. But and they're Shinde calling ji- you the sun, the moon and the stars. जी. शिंदे जी हमेशा आप देखो, और देयर इज अ बॉन्डिंग बिटवीन प्राइम मिनिस्टर मोदी And Mr. Shinde. Yes. Amit Shah and Shinde, because That's right. Amit Shah ji never stops praising Eknath Shinde ji. That's never, right. Never. He always does it. He always does it. And Very, very dynamic man, Eknath Shinde sahab. And he's one person who takes quick decisions. He does not believe in rule by committee. He takes a decision, takes responsibility for it, and he says, हाँ मेरा निर्णय है, जो करना है कर लो. That's it. Right or wrong, I did it. And he takes responsibility for all that he has done up till now. Well, that's just about it. और वो जो आपको तो बोला था कि भाई सब्सक्राइब करें, मैं फिर दोबारा बोल रहा हूँ, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, घंटी भी बज गई. एंड फ्रॉम बोथ प्रदीप जी एंड माई सेल्फ, आप सबको नमस्कार. नमस्कार. जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भवानी, जय शिवाजी, वंदे मातरम. वंदे मातरम. भारत माता की जय. भारत माता जय की जय. हिंद. जय हिंद.